स्वागत है दोस्तों जेएस नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। एक पुरानी हवेली में एक बगल के कमरे में जलने के निशान थे। आंगन का तालाब सड़ा हुआ था, खरपतवार और हरी काई से ढका हुआ था। अब यहाँ कोई नहीं रहता था। आंगन के अंदर काले वस्त्र पहने अर्जुन और अन्य लोग वरुण के नेतृत्व में अपने हथियार लिए हुए दानवों के निशान के लिए हवेली की तलाशी ले रहे थे। पर जाहिर है दानव बहुत पहले जा चुके थे, कोई निशान नहीं छोड़ गए थे। जैसे ही वरुण तलाशी बंद करने वाला था, अचानक एक भूरे रंग की गौरैया उड़कर अंदर आई। वरुण ने चौंककर उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। गौरैया आज्ञाकारी रूप से बैठ गई। उसके पैर से एक कागज का स्क्रॉल बंधा हुआ था। स्क्रॉल खोलकर वरुण ने उसे ध्यान से पढ़ा। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। यश ने, जो पास ही था, जल्दी से पूछा, क्या हुआ? वरुण ने कागज को कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर गंभीर भाव था। गश्त पूरी हो गई है। मुझे अभी एक संदेश मिला है कि एक दानव ने शहर पर हमला किया है। हमें प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए तुरंत पश्चिम में शहर रक्षा चौकी पर इकट्ठा होना है। बाकी लोग चौंक गए। शहर पर दानव का हमला। भले ही वे क्षेत्र के अंदरूनी हिस्सों में रहे हों, लेकिन वे शहर पर दानव के आक्रमण की गंभीरता को समझते थे। अर्जुन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, तो फिर जल्दी करते हैं। वरुण का भाव लगातार बदल रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कोई दानव शहर पर कैसे हमला कर सकता है। क्या ये सूचना बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी? उन्हें देखने के लिए शहर के पश्चिम की ओर जाना पड़ा। उसने आवाज लगाई, चलो चलते हैं, और आगे बढ़ने लगा। अचानक दो आकृतियां आकाश से बड़ी तेजी से भागती हुई आईं और एक के बाद एक उतरीं। अंशुला, अर्जुन। जो लोग आए थे वे काका विवेक और सेवक काका थे। उन्हें पहले से ही शहर पर दानव के हमले की खबर थी और उन्होंने उत्तर में दानवी धुंध के विशाल बादल को इकट्ठा होते देखा था। स्थिति अत्यंत विकट थी। अंशुला चौंक गई। विवेक काका? उसे उम्मीद नहीं थी कि काका विवेक उसका पीछा करेंगे। उसका दिमाग तेज था और उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि वह शुरू से ही गुप्त रूप से उसका पीछा कर रहा होगा, परछाइयों से उसकी रक्षा कर रहा होगा। इससे वह थोड़ी झुंझला गई। अपने दिल में कुछ असहाय महसूस कर रही थी। वह अनुभव प्राप्त करने के लिए निकली थी। क्या उसके पिता उस पर अपना ध्यान रखने के लिए भरोसा नहीं कर सकते थे? वह भविष्य में अपने दम पर कैसे खड़ी हो पाएगी? अर्जुन भी स्तब्ध था, लेकिन फिर समझा, सेवक काका को वीर की चिंता थी। सेवक काका ने पूछा, वीर कहाँ है? उसने चारों ओर स्कैन किया और वीर को न देखकर जल्दी से पूछा। अर्जुन ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, वीर ने दोपहर के खाने में बहुत अधिक खा लिया था और शौचालय गया है। सेवक काका चिढ़ गए। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में ये लड़का कहीं नहीं मिल रहा है। वरुण अपनी गहरी समझ के साथ तुरंत समझ गया कि ये दोनों शक्तिशाली पात्र युवा लोगों के रक्षक थे, और वह सम्मानपूर्वक उन्हें संबोधित करते हुए ईर्ष्या महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। बड़ों, मुझे अभी अभी शहर पर दानव के हमले की खबर मिली है। क्या ये सच है? सेवक काका ने उसे देखा और चिढ़कर बोले, क्या तुम्हें अपने शहर की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है? वरुण एक बंद गली में आकर थोड़ा असहज महसूस कर रहा था और साथ ही घबरा भी रहा था। खुफिया जानकारी वास्तव में सच थी। ये सदी में न देखा गया एक आपदा थी। अंशुला ने जल्दी से पूछा, क्या वास्तव में दानव शहर पर हमला कर रहे हैं? कितने? अर्जुन और अन्य लोग भी बहुत चिंतित थे। काका विवेक ने आह भरी, इन दानवों ने लंबे समय से इस हमले की योजना बनाई है। तुम सब बस दुर्भाग्यशाली हो, ठीक इसके बीच में पहुंचे हो। अंशुला, तुम्हें मेरे साथ वापस आना चाहिए। मैं शहर से तुम्हारे सुरक्षित बाहर निकलने को सुनिश्चित कर सकता हूँ। अंशुला ने सिर हिलाया और तुरंत जवाब दिया, मैं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ अनुभव प्राप्त करने आई हूँ। यह एक दुर्लभ अवसर है। विवेक काका, क्या आप अपनी शक्ति से दानवों को दूर नहीं भगा सकते? आप 15 लीग क्षेत्र के हैं, एक महान शहर की रक्षा के लिए पर्याप्त से अधिक। काका विवेक के चेहरे पर जटिलता दिखाई दी। मैंने उस धुंध के भीतर गहरी दानवी ऊर्जा देखी है जो 15 लीग क्षेत्र की एक बहुत शक्तिशाली हस्ती से संबंधित है। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या परछाइयों में और दानव छिपे हैं, वह ज्ञात है। अगर मैं अकेला होता तो मैं जोखिम लेने को तैयार होता, लेकिन कुमारी, तुम। अंशुला ने जोर दिया, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। काका विवेक ने सिर हिलाया, इन दानवों की संख्या बहुत अधिक है। मेरे मालिक ने मुझे सौंपा है, मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। अंशुला अपनी झुंझलाहट को छिपा नहीं पाए। विवेक काका, आप क्यों? किनारे पर सेवक काका काका विवेक की बातें सुनकर जटिल भाव के साथ अर्जुन से बोले, वीर को ढूंढो और उसके साथ रहो। कहीं मत जाना। मैं तुरंत अपने घर संदेश भेजूंगा। यह अफसोस की बात है कि यह क्षेत्र वर्मा परिवार का है, लेकिन हम ऐसे समय में अत्याचार करने की चिंता नहीं कर सकते। मुझे मदद के लिए उत्तर जाना होगा, अन्यथा शहर टिक नहीं पाएगा। ये कहकर उन्होंने काका विवेक की ओर रुख किया।
विवेक भाई, मैं आभारी रहूंगा अगर आप ली परिवार के 2 युवाओं का ध्यान रख सकें। हमारे ली परिवार द्वारा इस एहसान को नहीं भूला जाएगा। ये सुनकर काका विवेक ने मना नहीं किया। ली परिवार का आभार प्राप्त करने का यह एक दुर्लभ अवसर था। एक बच्चे का ध्यान रखना 3 बच्चों का ध्यान रखने जैसा ही है। काका विवेक ने पूछा, ठीक है सेवक काका, क्या तुम वास्तव में दुश्मन का सामना करने के लिए उत्तर जाने का इरादा रखते हो? सेवक काका ने गंभीरता से कहा, एक सैन्य परिवार के सदस्य के रूप में मैं दानवों का सामना होने पर कैसे भाग सकता हूँ? हालांकि यह वर्मा परिवार का क्षेत्राधिकार है, अगर मैं उनसे मिलता हूं तो मैं निष्क्रिय खड़ा नहीं रह सकता। काका विवेक की नज़र गंभीर हो गई और उन्होंने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़ लिए। सेवक काका की धार्मिकता सराहनीय है। जाओ, जब तक मैं जीवित हूं मैं उनका अच्छी तरह से ध्यान रखना सुनिश्चित करूंगा। सेवक काका ने सिर हिलाया, अच्छा है, तुम्हारे वचन के साथ मैं निश्चिंत हूं। 15 लीग क्षेत्र के संरक्षण के साथ, जो उनके अपने से भी अधिक विश्वसनीय था, उन्होंने तुरंत अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए और भटकना नहीं चाहिए। वीर को ढूंढो। ये कहकर और अर्जुन को जोर से सिर हिलाते हुए देखकर वह फिर उत्तर की ओर बढ़ते हुए दूर कूद गए। जैसे ही काका विवेक ने सेवक काका को दूर जाते देखा, उन्होंने अर्जुन से कहा, चलो तुम्हारे भाई को ढूंढते हैं। अर्जुन भी वीर की सुरक्षा को लेकर चिंतित था और जल्दी से सिर हिलाया, लेकिन उसकी नज़र वरुण की ओर मुड़ गई। वरुण ने एक हंसी भरी मुस्कान दी, उस स्थिति में क्या हमें पहले मिलना चाहिए और फिर शहर के पश्चिम की जांच के लिए जाना चाहिए? काका विवेक ने सिर हिलाया, शहर की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं केवल हमारी युवा स्वामिनी और ली परिवार के युवा स्वामी की रक्षा के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं अन्य मामलों में शामिल नहीं होऊंगा। जहाँ तक मूल्यांकन क्रेडिट का सवाल है, जैसा तुम चाहो वैसा करो। उन्होंने विशेष रूप से जैसा तुम चाहो शब्दों पर अपनी आवाज़ तेज की। वह सेवक काका नहीं थे जो एक सैन्य परिवार की पहचान से बंधे हों। यहाँ वह अपनी मर्जी से आ जा सकते थे, अपने मूड के आधार पर रुक सकते थे या जा सकते थे। वरुण चकित रह गया और जल्दी से कहा, गश्त का मिशन समाप्त हो गया है और उन सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं निश्चित रूप से उन्हें निष्पक्ष रूप से ग्रेड दूंगा, लेकिन काका विवेक ने एक ठंडी हंसी निकाली, ये जानते हुए कि दूसरा उसे इस शहर से बांधना चाहता था। वह संक्षेप में डांटने ही वाला था कि उसने अंशुला को जोरदार ढंग से चिल्लाते हुए सुना, विवेक काका, मैं शहर की रक्षा में मदद करना चाहती हूँ। मैं इन ग्रामीणों को दानवों द्वारा मारे जाने नहीं दूंगी। कुमारी, काका विवेक का भाव बदल गया। अंशुला ने अचानक अपनी तलवार निकाली और उसे अपनी बांह पर रख दिया। काका विवेक की ओर कड़ाई से देखते हुए, विवेक काका, अगर आपने मुझे बेहोश करके यहाँ से ले जाने की हिम्मत की तो जागने पर मैं अपनी एक बांह काट दूंगी। कुमारी, काका विवेक का दिल बैठ गया। इस बात से अवगत थे कि युवा स्वामिनी दुनिया के लिए भूली थी और अभी भी नर्म दिल थी, लेकिन यह अत्यधिक जिद्दीपन था। उन्होंने आह भरी और कहा, ठीक है, मैं पहले स्थिति का आकलन करने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर चीजें बिगड़ती हैं तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, अन्यथा मैं तुम्हें मालिक से निपटने के लिए खुद पहाड़ पर वापस ले जाऊंगा। अंशुला का भाव गंभीर हो गया और उसने सिर हिलाया, ठीक है। दोनों एक समझौते पर पहुंचे और बिना किसी और देरी के तुरंत रवाना हो गए। जल्दी से बड़े निवास को छोड़कर दानव दमन विभाग की ओर वापस चले गए। लेकिन दानव दमन विभाग के अंदर गतिविधियों का एक झोंका था। मुख्यालय लंबे समय से सुनसान था। उन्होंने एक स्टोर रूम परिचारक से सीखा जो पीछे रह गया था कि दानव दमन विभाग के सभी कर्मियों को शहर रक्षा सेना के आदेशों का पालन करने के लिए शहर के चारों किनारों पर पहले ही बिखेर दिया गया था। अर्जुन ने दानव दमन विभाग में चिल्लाया, वीर वीर। वीर को हर जगह खोज रहा था लेकिन वह नहीं मिला। इस बीच शहर की दीवारों से पीले धुएं के संकेत उठे। ये संकेत था कि लड़ाई शुरू हो गई थी। अंशुला का चेहरा गिर गया। बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है, पहले शहर के पश्चिम में चलते हैं। विवेक काका, कृपया वीर कहाँ हो सकता है, ये देखने के लिए अपनी दिव्य आत्मा का उपयोग करें। काका विवेक ने सिर हिलाया लेकिन ज्यादा चिंतित नहीं थे। ली परिवार के बड़े, जिनसे वह सड़क पर मिला था, अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। शायद सेवक काका ने छोड़ने की हिम्मत इसलिए की थी क्योंकि एक और बड़ा चुपके से उनकी निगरानी कर रहा था। वह कोई था जो आसानी से 2-15 लीग क्षेत्र नक्र दानवों को मार सकता था। अगर वह कदम उठाने को तैयार था तो वह शहर की दानवी आपदा को हल कर सकता था। काका विवेक और वरुण के नेतृत्व में वे पश्चिमी शहर की दीवार की ओर बढ़े। अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए काका विवेक शहर की दीवार पर चढ़ गए। शहर रक्षा सेना के कमांडिंग अधिकारियों द्वारा विनम्रतापूर्वक आमंत्रित किया गया और दूसरों को अपने साथ ले गए। जैसे ही वे शहर की दीवार पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि बाहर के जंगल से बड़ी संख्या में दानव उनकी ओर भाग रहे थे। ये दानव दूर के जंगलों से बाहर निकले, जाहिर तौर पर उत्तरी दानवों के साथ गठबंधन में शहर को एक साथ तोड़ने के लिए तैयार थे। अर्जुन और अंशुला बाकी लोगों के साथ दानवों के झुंड को देखकर पीले पड़ गए। इतने सारे दानव!
कोई आश्चर्य नहीं, शहर रक्षा सेना के कुछ अनुभवी सैनिक भी कांपने से खुद को रोक नहीं पाए, उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। करीब आते दानव, जिनकी संख्या कम से कम कई हजार थी, दिखने में विशाल और भयानक थे, कुछ बीच हवा में लुढ़कते दानवी धुंध में बदल रहे थे। ये दृश्य वास्तव में अराजकता का दानवी नृत्य था। नुकीली, अजीब हंसी पहले से ही कई लोगों के सिर की त्वचा को झकझोर रही थी। अर्जुन ने काका विवेक से, जो उसके बगल में थे, पूछा, विवेक काका, क्या आपको वीर मिला? जैसे ही काका विवेक जवाब देने वाले थे, उनकी नज़र अचानक बदल गई और सिर घुमाकर उन्होंने दो आकृतियों को देखा जो एक के बाद एक उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थीं। आगे काले लबादे में युवा व्यक्ति को देखकर काका विवेक दंग रह गए। अगर वह गलत नहीं थे तो वह युवा व्यक्ति वही सेनापति रणवीर का बच्चा था जिसका वह पीछा कर रहे थे। फिर भी अब लड़का हवा की सवारी कर रहा था। काका विवेक की आश्चर्यचकित नज़र के नीचे वीर शहर रक्षक जयंत के साथ हवा में उड़ान भरता हुआ आया। वीर ने अर्जुन और अन्य लोगों को भी देखा और वह शालीनता से उनके सामने उतरा। वीर को आसमान से उतरते देख अर्जुन और अन्य लोग, जो दानव भीड़ द्वारा डराए जा रहे थे, सभी चकित थे। यश का मुंह खुला रह गया और उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। वीर को ऐसे घूर रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वीर ने कहा, तुम भी यहाँ हो? उसने शहर के पश्चिम में उनसे मिलने की उम्मीद नहीं की थी। क्या उन्हें गश्त मिशन पर नहीं होना चाहिए था? वे यहाँ क्यों भागे थे? उसने वरुण की ओर देखा, जिसका भाव दुखद था, स्पष्ट रूप से बहुत अनिच्छुक था। फिर वीर ने काका विवेक की ओर देखा, एक आदमी जिससे वह परिचित नहीं था क्योंकि वह उनका पीछा करता रहा था। काका विवेक ने वीर को खाली देखा। 15वीं क्षेत्र में होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से बता सकता था कि जो दो हवा के माध्यम से आए थे, उनका नेतृत्व जयंत नहीं कर रहा था, बल्कि उसके सामने का युवा व्यक्ति कर रहा था। क्या ये लड़का, जिसका वह और सेवक काका पूरे रास्ते पीछा कर रहे थे और रक्षा कर रहे थे, वास्तव में 15वीं क्षेत्र में था? सेवक काका से भी ऊंचे क्षेत्र में? कौन किसकी रक्षा कर रहा था? काका विवेक ने महसूस किया कि उसका दिमाग सुन्न हो गया है। दिव्य यात्रा क्षेत्र में रहते हुए जंगलों में भटकने के लिए पहाड़ से नीचे उतरकर उसने खुद को लोगों की एक विस्तृत श्रृंखला देखने और अनगिनत प्रतिभाओं से मिलने वाला माना, लेकिन 15वीं क्षेत्र में इतना युवा कोई? अनसुना, ये कहा गया था कि सेनापति रणवीर के वंशज सभी राक्षस थे, लेकिन राक्षस भी इस हद तक नहीं पहुंचे थे, है ना? तभी किसी ने घबरा कर कहा, दानव आ रहे हैं। सभी की नज़र तुरंत शहर की दीवारों की ओर मुड़ गई, जहां तेजी से बढ़ते दानव पहले ही तीरंदाजों की सीमा के भीतर आ गए थे। यहाँ के कमांडर, आत्मा उत्तराधिकार क्षेत्र के 8वें या 9वें स्तर के आसपास के एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तुरंत चिल्लाया, तीर चलाओ। अनगिनत तीर एक काली बौछार की तरह बरसे। ये विशेष रूप से बने तीर थे जिनमें बुराई को दूर करने और दानवों को वश में करने की शक्ति थी। तीरों की बौछार के नीचे काफी संख्या में दानव घायल हो गए, लेकिन उनमें से और भी अधिक तीरों के बावजूद अपना हमला जारी रखा। कमांडर ने एक बार फिर चिल्लाया, दानव दमन गठन। 10 से अधिक रहस्यवादी वस्त्र पहने दानव दमन मास्टर्स शहर की दीवारों पर उच्च मंच पर भाग गए। प्रत्येक ने अपनी संबंधित दिव्य आत्माओं का आह्वान किया, जिनके अलग अलग रूप थे। उन्होंने हाथ पकड़े, उनकी आत्मशक्ति उतार चढ़ाव वाली लहरों में जुड़कर किसी तरह का संतुलन बनाए रखा, क्योंकि वे सरनी डालने की तैयारी कर रहे थे। वीर ने दानवों को देखा जो अब शहर की दीवारों से 100 मीटर से भी कम दूरी पर बंद हो रहे थे, और फिर अपना सिर अंशुला के हाथ में तलवार पर देखने के लिए मुड़ा। उसने कहा, मुझे एक पल के लिए तुम्हारी तलवार उधार दो। अंशुला होश में आए। एक पल के लिए वीर को खाली घूर रही थी, फिर भी उसके द्वारा अभी अभी प्रकट किए गए भयानक खेती स्तर पर कुछ हद तक अविश्वास था। वीर को तलवार उधार लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए देखकर उसने अनजाने में तलवार की म्यान पर अपनी पकड़ कस ली। पूछा, क्या तुम तलवार का उपयोग करना जानते हो? उन्होंने घोड़े पर अपनी पूरी यात्रा के दौरान उसने उसे कभी कोई हथियार ले जाते हुए नहीं देखा था। वीर ने सिर हिलाया, थोड़ा सा। वह इतनी जल्दी जंगलों में शामिल हो गया था कि वह अपने साथ कोई तलवार नहीं लाया था। अगर वह फिर से जंगलों में प्रवेश करता तो वह निश्चित रूप से अपने दूसरे बड़े द्वारा दी गई अनमोल तलवार लाना याद रखेगा। अंशुला कुछ हद तक हिचकिचाई, क्योंकि एक तलवारबाज की तलवार कभी भी उनके पास से दूर नहीं होती, खासकर जब से वह अपनी तलवार को संजोती और प्रिय मानती थी। लेकिन लड़ाई की विकट स्थिति को देखते हुए वह जानती थी कि वीर के पास असाधारण खेती स्तर था, लेकिन एक हथियार की कमी थी। एक पल की हिचकिचाहट के बाद भी उसने वीर को तलवार सौंप दी। वीर ने लापरवाही से तलवार निकाली, एक लंबी तलवार जो अपनी म्यान छोड़ते ही शरद ऋतु के पानी की तरह चमक उठी। उस क्षण तलवार की धार कांप उठी, जैसे जाग रही हो। एक तलवार चीख का उत्सर्जन कर रही हो, एक सफेद रोशनी ब्लेड के साथ झिलमिलाहट कर रही हो और जोर से गुनगुना रही हो। वीर मुड़ा, हाथ में तलवार लेकर, और बाहर कदम रखा। शहर की दीवारों से लगभग 10 मीटर दूर हवा के बीच में खड़ा हो गया। हवा में निलंबित उसकी आकृति ने तुरंत शहर की दीवारों के ऊपर कई सैनिकों की आंखों को पकड़ा, जो सभी हक्का बक्का थे। हवा के बीच में खड़े होना 15वीं क्षेत्र का संकेत था।
उनका शहर रक्षक जयंत केवल दिव्य यात्रा क्षेत्र में था, अभी तक 15 ली तक नहीं। वीर ने धीरे से बड़बड़ाया, उज्ज्वल चंद्रमा उदय। पिछले 5 वर्षों में उसने स्वाभाविक रूप से अनंत सागर में अंतिम 3 तलवार तकनीकों का भी अवलोकन किया था। अनंत सागर में कुल 4 चालें थीं। वे ज्वार, नदी काटना, उज्ज्वल चंद्रमा उदय, अनंत सागर थे। इस क्षण उसने अपने हाथ में इन सर्वोच्च तलवार तकनीकों में से तीसरी का इस्तेमाल किया, जो अंतिम एक से दूसरे स्थान पर थी। उज्ज्वल चंद्रमा उदय। एक पल में शहर की दीवार पर सभी को ऐसा लगा जैसे उन्होंने वीर की हथेली से एक उज्ज्वल चंद्रमा को उठते देखा हो। चमचमाती लंबी तलवार गायब हो गई थी, केवल चकाचौंध चांदी सफेद चंद्रमा बाकी था, पूर्ण और अंधा कर देने वाला। वीर के हाथ से एकजुट होकर धीरे धीरे उब रहा था, जैसे समुद्र के ऊपर दानवों के झुंड की ओर उड़ रहा था। जबकि हर कोई इस चंद्रमा की सुंदरता में डूबा हुआ था, ये दानवों के बीच में बह गया, और जैसे ही इसका प्रकाश फैला, अनगिनत दानव छायाएं प्रकाश द्वारा दूर किए गए अंधेरे की तरह, ज्वार की तरह दूर होती हुई दिखाई दी। लेकिन वास्तव में उन्होंने सिर्फ पीछे हटना नहीं किया, उन्हें मिटा दिया गया। अंशुला की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसके खूबसूरत चेहरे पर चौंका देने वाला भाव दिखाई दिया। उसे युवा तलवारबाज की छाया को देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। देवता जैसा चंद्रमा उसे एक अवर्णनीय स्तर के आश्चर्य में उत्तेजित कर गया। क्या वह वास्तव में तलवारबाजी थी? अंशुला के अलावा जो समान रूप से हिल गए थे, उनमें जयंत और काका विवेक भी शामिल थे। केवल अब जयंत को एहसास हुआ कि वीर ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था। जब उसने पहले व्याघ्र वस्त्र साधु को मार डाला था, उसका 10वां हिस्सा भी नहीं। अकेले ये चमकीले शानदार तलवार तकनीक पूरे की साम्राज्य को खतरे में डाल सकती थी। काका विवेक की आंखें एक समाधि में खो गईं। अंशुला के पिता एक तलवारबाजी के महान स्वामी थे, लेकिन तब भी ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी अपने मालिक को तलवारबाजी का ऐसा आश्चर्यजनक प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा था। साफ और चकाचौंध भरा उज्ज्वल चंद्रमा इस पश्चिमी शहर के युद्ध के मैदान पर इतना आंख खींचने वाला था। जब वह स्वप्निल चंद्रमा गायब हो गया तो हर कोई धीरे धीरे होश में आया, और तभी उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे अभी भी लड़ाई के बीच में थे, अभी भी युद्ध के मैदान के ऊपर थे। लेकिन जैसे ही सैनिक अपने धनुष खींच रहे थे और अपने तीर तैयार कर रहे थे, वे सभी अचानक जम गए। शहर की दीवार के सामने कई 100 मीटर की सीमा के भीतर कहाँ कोई दानव बचा था। जमीन दानवी लाशों के मलबे और फटे हुए अवशेषों के अलावा और कुछ नहीं बिछी हुई थी, और दानव का खून पूरी जमीन पर एक पेंट के छींटे की तरह फैल गया। एक ही तलवार के वार से उसने दानवों के लगभग 1 मील के दायरे को साफ कर दिया था। युद्ध का मैदान, जो एक बार दानवों के उग्र चीख और कर्कश रोने से भरा हुआ था, पलक झपकते ही इतना शांत हो गया था कि आप पिन गिरने की आवाज़ सुन सकते थे। केवल शहर की दीवार पर सैनिक ही चकित नहीं थे, दूर के दानव भी हमला करने के लिए तैयार थे। उनकी एक बार की अजय हिमस्खलन जैसी गति अचानक रुक गई। कई दानवों ने एक दूसरे को देखा। इन दानवों के बीच महान दानव नेता थे, दिव्य यात्रा क्षेत्र के समान विमान पर, व्याघ्र वस्त्र साधु के समान स्तर पर। लेकिन इस क्षण उनकी आंखें भय और डर प्रकट कर रही थीं। युवा आकृति जो अकेले बाहर कदम रखी शहर की दीवार के किनारे पर मंडरा रही थी, लापरवाही से अपनी तलवार पकड़े हुए, वहां एक अतुलनीय तलवार अमर की तरह खड़ी थी। अछूत वीर ने दानवों को देखा जो अपनी पटरियों में रुक गए थे, और बिना एक शब्द के उसने अपनी तलवार फेंक दी, तलवार नियंत्रण का उपयोग करते हुए। उड़ने वाली तलवार सोने की रोशनी के एक फ्लैश की तरह फट गई, तुरंत 1 दर्जन से अधिक दानवों के जीवन को काट दिया। तभी जमे हुए झुंड होश में वापस आए, चीखते हुए और हर दिशा में बिखरते हुए। पहले की दुर्जय आक्रमण एक पल में बिखर गया, पूरी तरह से गायब हो गया। शहर की दीवार पर कई सैनिक चकित थे, युवा की छाया को आश्चर्य में घूर रहे थे। वह आकृति वे अगले 20 वर्षों तक अपने दिमाग से मिटा नहीं पाएंगे, उनकी यादों को परेशान करेगी। सोने की सुई की तरह उड़ने वाली तलवार तेजी से बड़ी संख्या में दानवों का वध कर दिया, जिसमें झुंड में दिव्य यात्रा क्षेत्र महान दानव भी शामिल था, जिसने अपनी आभा को छिपाने और चुपके से भागने की कोशिश की थी। इसने भी वीर का ध्यान आकर्षित किया, और उसकी तलवार के एक फ्लैश के साथ उसने उसका सिर काट दिया और उसकी दिव्य आत्मा को बुझा दिया। उनकी उपस्थिति में महान दानवों और सामान्य दानवों में कोई अंतर नहीं था, सभी को एक ही वार से मार दिया गया। इन दृश्यों ने शहर की दीवार पर काका विवेक को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। भले ही वह खुद कार्रवाई करता तो भी वह संभवतः वीर की शक्ति के पास नहीं होता। तलवार नियंत्रण की वह गति बहुत तेज थी, उसकी अपनी तुलना में कम से कम 2 से 3 गुना तेज। वह तुरंत उस नक्र दानव के बारे में सोचा जिसे अंधेरे प्रकाश से मार गिराया गया था, बिल्कुल वैसा ही। क्या ये वही बुजुर्ग था जिसे उन सभी ने अपनी यात्रा पर प्रणाम किया था? सेवक काका किस तरह के राक्षस को एस्कॉर्ट कर रहे थे? जैसे ही दानवों का झुंड हार गया और भाग गया, उनके सामने घना दानव बादल एक पल में बिखर गया। एक दिव्य यात्रा क्षेत्र महान दानव की कमान के बिना ये छोटे दानव शहर पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते थे। ऊंची और प्रभावशाली शहर की दीवारें अभी भी छोटे दानवों पर एक जबरदस्त दबाव डालती थीं।
वीर ने अपनी उड़ने वाली तलवार से पीछा किया और मार डाला। आए हजारों दानवों में से लगभग आधे मारे गए या घायल हो गए और बाकी जंगल में भाग गए, हर जगह छिप गए। वीर ने उन्हें देखा और इन मामूली प्रेतों पर और समय बर्बाद नहीं किया। वह मुड़ा और शहर की दीवार के शीर्ष पर लौट आया, बुलाने के लिए अपना हाथ उठाया और तलवार की रोशनी उसके हाथ में वापस उड़ गई। चारों ओर देखते हुए वीर ने काका विवेक से पूछा, मेरे सेवक काका कहाँ हैं? काका विवेक ने प्रतिक्रिया दी और जल्दी से कहा, सेवक काका ने मुझे खांसी। सेवक काका ने उत्तर की ओर गए, जो दानव सेना के हमले की मुख्य दिशा है। उत्तर। वीर ने उत्तर की ओर देखा, उसकी नज़र तेज हो गई। वहां मोटी दानवी आभा काले बादलों की तरह थी, जो पहले से ही उत्तर में शहर की दीवार को ढंक रही थी। उसका रंग थोड़ा बदल गया क्योंकि उसने अंशुला की तलवार को अपनी दिव्य आत्मा शक्ति के साथ लपेट लिया और तेजी से उत्तर की ओर वार करने के लिए उड़ान भरी। पूरा की साम्राज्य चौकोर आकार का था, जिसका व्यास 50 ली से कम था। 2809-1247 PM। आकाश शर्मा, ये किसकी उड़ने वाली तलवार है? क्या कोई 15 ली क्षेत्र का विशेषज्ञ आ गया है? हर कोई सुखद आश्चर्य से भर गया, चारों ओर देखते हुए। क्या ये वर्मा परिवार है जो आया है? जब संध्या हक्का बक्का रह गई तो उसके मन में एक छवि उभरी, लेकिन जिस व्यक्ति को उसने याद किया था वह पहले एक खंडित दानव संहारक कृपाण चला रहा था, न कि यह तलवार। क्या ये वास्तव में वर्मा परिवार है? वैसे वह आदमी कहाँ है? संध्या चारों ओर देखने से खुद को रोक न सकी, फिर भी उसे वीर की आकृति दिखाई नहीं दी। इसी तरह उसने वर्मा परिवार के किसी भी सेनापति को नहीं देखा, शायद वे किसी अदृश्य स्थान पर खड़े थे। जबकि हर कोई खुशी मना रहा था, बचे हुए महादानव घबराए हुए और अस्त व्यस्त हो गए। यह अचानक आया बदलाव पूरी तरह से अप्रत्याशित था। सहायता। वर्मा परिवार, जो भी हो, सिंदूरी साधु मर चुका था। जब वह भी तत्क्षण मारा गया तो बाकी बचे दिव्य यात्रा क्षेत्र के दानवों के पास कोई मौका नहीं था। इसके अलावा कहा जाता था कि सिंदूरी साधु ने पवित्र महल में साधना की थी, उसके पास सहस्राब्दी की ताओवादी साधना थी, और वह 15 ली क्षेत्र वालों में भी एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व था। कृष्ण पवन पर्वतमाला से आया विशालकाय दानवराज, जो कभी कृष्णगढ़ नगर के बाहर एक अत्याचारी था और विशालकाय दानव सम्राट के नाम से जाना जाता था, वह भी सिंदूरी साधु से हार गया था और उसे उसकी आज्ञा मानने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हालांकि वर्मा परिवार के 15 ली क्षेत्र के विशेषज्ञ के सामने क्या सिंदूरी साधु वास्तव में इतना कमजोर था? दानव भयभीत हो गए और जल्दबाजी में पीछे हटने लगे। अब वे नीचे के दानव ज्वार की भी परवाह नहीं कर रहे थे। और जैसे ही महादानव भागने लगे, अन्य आत्मा उत्तराधिकार क्षेत्र के दानवों ने भी स्थिति देख ली। सिंदूरी दानव सम्राट गिर चुका था। वे कैसे लड़ना जारी रख सकते थे? पीछे दानवों के झुंड अभी भी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सामने वाले दानव पहले ही भागने के लिए बेचैन होकर मुड़ रहे थे। एक दूसरे से टकराने के कारण पूरा दानव ज्वार अराजक हो गया। इस बीच उड़ने वाली तलवार द्वारा सिंदूरी साधु को मारने के बाद वीर ने उसे युद्ध के मैदान में बचे हुए दिव्य यात्रा क्षेत्र के महादानवों का पीछा करने के लिए आगे बढ़ाया। इन महादानवों में फिर से इकट्ठा होकर वापस आने की शक्ति थी। वीर स्वाभाविक रूप से उन्हें नहीं बख्शता। तलवार की रोशनी दैवीय बिजली की तरह थी, जो तेजी से युद्ध के मैदान से गुजर रही थी। भागते हुए दिव्य यात्रा क्षेत्र के महादानवों ने आतंक से ग्रस्त होकर अपनी जान बचाने वाली दानव कला का उपयोग करके विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उड़ने वाली तलवार की दैवीय गति और अपार शक्ति के नीचे उनके पास कोई मौका नहीं था। वे बिना किसी संदेह के आसानी से आर पार कर दिए गए। एक एक करके महादानव चीखते हुए गिर पड़े। ये महादानव बस बिखर कर भाग सकते थे और आशा कर सकते थे कि वीर के वस्तु नियंत्रण की सीमा उन्हें पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वीर ने उड़ने वाली तलवार को संचालित किया, वह खुद नगर के उत्तर की ओर उड़ने लगा। ये देखकर काका विवेक, जो पीछे हटने के लिए तैयार थे, ने अपना विचार बदल दिया। उनके पास वीर जैसा एक शक्तिशाली 15 ली क्षेत्र का विशेषज्ञ होने के कारण अब ऐसा नहीं लगता था कि शहर पर कब्जा हो जाएगा, जब तक कि ये देवमानव क्षेत्र के किसी महादानव द्वारा न किया जाए। और अगर ऐसा होता तो देवमानव क्षेत्र के महादानव को अन्य दानवों की मदद की क्या जरूरत थी और इतना हंगामा क्यों करते? एक शहर को उजाड़ना उनके लिए एक मामूली प्रयास होता, एक ऐसा कार्य जो अगरबत्ती जलने में लगने वाले समय में पूरा किया जा सकता था। लेकिन देवमानव क्षेत्र के महादानव का इस क्षेत्र में प्रवेश करना और भी खतरनाक होगा। अगर वह ऐसा नरसंहार करता है तो 5 महान दिव्य सेनापति महलों द्वारा उसका अंत तक पीछा किया जाएगा, और इसलिए वे शायद ही कभी अकेले आक्रमण करते थे। अगर वे सीमा पर दानव जाति की सेनाओं के साथ मिलकर आक्रमण करते तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से पीछा करने के लिए चिन्हित नहीं किया जाता, और इससे उन्हें खुद को बचाने के लिए दानव क्षेत्र में पीछे हटना भी आसान हो जाता। ये सोचते हुए काका विवेक ने तुरंत अंशुला और अर्जुन को लिया और परिणाम देखने के लिए पीछा करने के लिए कूद पड़े। उनके साथ काका विवेक के होने पर अगर स्थिति बिगड़ती तो वह समय पर सुरक्षित स्थान पर पीछे हट सकते थे। उसी समय वीर के खुद हरकत में आने से उसके वस्तु नियंत्रण की सीमा बढ़ गई।
दिव्य यात्रा क्षेत्र के महादानव युद्ध के मैदान से भागे भी नहीं थे कि उन्हें एक एक करके काट डाला गया। उनका वस्तु नियंत्रण कितनी दूर तक हो सकता है। एक महादानव जो काले कोहरे की एक छोटी गेंद में सिकुड़ गया था, उसने अपने पीछे सीटी की आवाज़ सुनी और उसकी आंखों में गहरा निराशा दिखाई दी। फूश! तलवार की रोशनी चमक उठी, काले कोहरे को चकनाचूर कर दिया। सभी 8 दिव्य यात्रा क्षेत्र के महादानवों के मारे जाने के बाद वीर ने उड़ने वाली तलवार को घुमाया और दानव ज्वार की ओर काट दिया। तलवार की रोशनी एक सुई की तरह दानव ज्वार से होकर गुजर गई। दानवों को तेजी से काटते हुए लगातार खून बह रहा था। कभी भयंकर रहा दानव ज्वार पलक झपकते ही केवल खून का एक दुखद सागर और अनगिनत लाशें छोड़कर चला गया। बचे हुए दानव बिखर गए और भाग गए। ये देखकर नगर के रक्षकों ने तुरंत दूसरों को पीछा करने और हमला करने के लिए आवाज़ दी। चौधरी और काश्यप परिवार ने भी अपने शिष्यों का नेतृत्व किया। दानवों का शिकार करने के लिए बाहर निकल पड़े। ये योग्यता अर्जित करने का एक दुर्लभ अवसर था। अगरबत्ती जलने में लगने वाले समय के आधे से भी कम समय में दानव ज्वार ध्वस्त हो चुका था। शहर की दीवारों के नीचे पड़ी दानवों की लाशों और विशेष रूप से 3 हिस्सों में कटे हुए सबसे अद्भुत लाल नख दानव के शरीर को घूरते हुए कई नगर रक्षा सेना के सैनिकों को ऐसा लगा जैसे वे सपना देख रहे हों। वे पहले ही निराश हो चुके थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी वसीयतें भी लिखी थीं और अपने सैन्य तंबुओं में छोड़ दी थीं, फिर भी उन्होंने सफलतापूर्वक शहर की रक्षा की। दानवों का हमला, उड़ने वाली तलवार के वार के नीचे ये लगभग हास्यास्पद लग रहा था। भयंकर जमावड़ा अचानक समाप्त हो गया। सिंदूरी साधु की मृत्यु और दिव्य यात्रा क्षेत्र के अन्य महादानवों की लगातार मौतों के बाद उत्तर में मंडराने वाले दानव बादल पहले ही छंट गए थे और आकाश में स्पष्टता लौट आई थी। शहर की दीवारों के ऊपर सैनिकों और अधिकारियों ने एक समान रूप से हाथ उठाकर जयकार की। जब शहर रक्षक जयंत दौड़ते हुए पहुंचे तो उन्होंने बस बिखरे हुए दानव झुंड को देखा और हक्का बक्का रह गए। दानवों के साथ 20 साल का कपटपूर्ण सह अस्तित्व और अथक प्रयास, सब कुछ एक तलवार वाले अकेले युवक ने हरा दिया। भावनात्मक रूप से उत्तेजित होने के अलावा उन्होंने एक अवर्णनीय उदासी और कड़वाहट भी महसूस की। हर जगह मदद मांगना, विनती करना, लेकिन ये सब बुलबुलों की तरह क्षणिक था। इन वर्षों में उनके समझौता करने और संघर्ष करने का क्या मतलब था? वह अच्छी तरह जानते थे कि केवल शक्ति ही हर बाधा को दूर कर सकती है। लेकिन जब से उनका यहाँ तबादला हुआ था, आधिकारिक कर्तव्यों के बोझ तले उनके पास खेती करने के लिए कितना खाली समय था। वह बिना कुछ बोले खड़े रहे, हल्की आह भरते हुए आकाश की ओर देखा। दानवों का ज्वार समाप्त हो गया था। उनके मृत और घायलों की संख्या को देखते हुए कृष्णगढ़ नगर को आने वाले दशकों तक दानवों के घुसपैठ का कोई डर नहीं होना चाहिए। लेकिन उनका क्या? वह कड़वाहट से मुस्कुराए, फिर खुद को संभाला और वीर की ओर बढ़े। वीर, मैं शहर रक्षक जयंत, निर्लजता से कृष्णगढ़ नगर के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए आपकी सहायता के लिए धन्यवाद करता हूँ। शहर रक्षक जयंत का चेहरा गंभीर था, हाथ जोड़कर, आंखें गंभीर, उन्होंने वीर के सामने गहराई से सिर झुकाया। वीर ने अपने हाथ से इशारा किया और दूर की उड़ने वाली तलवार एक बादल की तरह तैरती हुई आई, उनकी हथेली में आ गई। उन्होंने अपने बगल में खड़े शहर रक्षक को देखा, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को, जिसका चेहरा धूप में तपा हुआ, कठोर था, जिस पर मौसम की मार के निशान थे। वीर ने शांति से कहा, यह मामूली बात थी, धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। शहर रक्षक जयंत का मुंह कड़वाहट से सिकुड़ गया और उन्होंने तुरंत कहा, दानवों के साथ मेरी मिलीभगत और उनसे मेलजोल मैं शाही दरबार को रिपोर्ट करूंगा। इसके अलावा शहर की रक्षा में वीर का योगदान मैं भी दर्ज करूंगा और जमा करूंगा। यहाँ के सभी सैनिक गवाह हैं। इस उपलब्धि के लिए आपका श्रेय कम नहीं होगा। योग्यता, एक मामूली बात, वीर ने थोड़ा सिर हिलाया, अप्रभावित। वीर के उदासीन और सहज व्यवहार को देखकर शहर रक्षक जयंत एक पल के लिए रुके, यह मानते हुए कि युवक की आंखें स्पष्ट थीं, न कि झूठी विनम्रता वाली। लेकिन वह विनम्र थे या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसा कि उन्होंने कहा, श्रेय इतना महत्वपूर्ण था कि उसे छिपाया नहीं जा सकता था। ये ध्यान देने योग्य है कि सामान्य समय के दौरान योग्यता अर्जित करना अत्यंत कठिन था। यहाँ तक कि युद्ध की स्थिति में भी बड़ी योग्यता अर्जित करना आसान नहीं था, जिसमें सबसे आम तरीके दुश्मन की रेखाओं में घुसना, दीवारों को मापने वाला पहला होना, झंडे पर कब्जा करना या सेनापतियों का सिर काटना थे। नेताओं को पकड़ने या दुश्मन का सफाया करने के लिए भी योग्यता पुरस्कार थे। पहले दो, दुश्मन की रेखाओं में घुसना और दीवारों को मापने वाला पहला होना, द्वितीय श्रेणी के गुण थे जो आर्यावर्त के पुरस्कार और उपाधि कानूनों के अनुसार द्वितीय स्तरीय महान उपाधि प्रदान कर सकते थे। दूसरी ओर, झंडों पर कब्जा करना और सेनापतियों का सिर काटना प्रथम श्रेणी के गुण थे, जिन्हें प्राप्त करना और भी कठिन था, जो तृतीय स्तरीय महान उपाधि प्रदान करते थे। आर्यावर्त में महान उपाधियां निम्न से उच्चतम तक रैंक की गई थीं: नाइट, बैरन, अर्ल, मार्क्विस और ड्यूक। ड्यूकडम के ऊपर दिव्य मार्क्विस की सबसे प्रतिष्ठित उपाधि थी।
5 महान दिव्य सेनापति महलों के पूर्वज दिव्य मार्क्विस थे। उन्होंने पूर्व सम्राट का युद्ध में अनुसरण किया, आर्यावर्त की स्थापना की और अविश्वसनीय योग्यताएं अर्जित की जो 1000 साल तक चलीं। दिव्य मार्क्विस के अलावा अन्य सभी उपाधियों में 3 रैंक थे। यदि कोई प्रथम श्रेणी की योग्यता अर्जित कर सकता था तो इसका परिणाम प्रथम स्तरीय नाइट बनना होगा। यदि ये द्वितीय श्रेणी की योग्यता थी तो कोई द्वितीय स्तरीय नाइट बनेगा। यदि कोई पहले से ही नाइट था और फिर प्रथम श्रेणी की योग्यता या 3 द्वितीय श्रेणी की योग्यताएं प्राप्त करता था तो उसे बैरन में पदोन्नत किया जाएगा, जिसे कृषि भूमि और भूमि से सम्मानित किया जाएगा, एक महान भूस्वामी होने के समान। यदि कोई अर्थ था तो उसे एक जागीर मिल सकती थी। योग्यता अर्जित करना कठिन था, लेकिन आज वीर ने अकेले ही पूरे शहर और उसके नागरिकों की रक्षा की थी। उनकी योग्यता प्रथम श्रेणी के योग्यता पुरस्कार से भी अधिक थी। इसे विशेष रूप से कैसे गणना करना है, इस बारे में शहर रक्षक जयंत ने सोचना जरूरी नहीं समझा। वह इसे शाही दरबार पर छोड़ देंगे, इसका अनुमान कम से कम तृतीय स्तरीय बैरन होने का था। दानव झुंड अस्त व्यस्त होकर बिखर गया और वीर को शहर की दीवारों के ऊपर सेवक काका मिले। सेवक काका को गंभीर चोटों के साथ बेहोश पड़ा देखकर वीर ने एक गहरी आह भरी। यह उनकी गलती थी कि वे देर से पहुंचे, सेवक काका की ठीक से रक्षा करने में विफल रहे। वीर ने शहर रक्षक जयंत को ढूंढा और उनसे सेवक काका की चोटों का इलाज करने के लिए किसी को व्यवस्थित करने के लिए कहा। शहर रक्षक जयंत ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति व्यक्त की। उन्होंने तुरंत किसी को सेवक काका को नीचे ले जाने के लिए कहा और उनका इलाज करने के लिए सबसे अच्छे सैन्य चिकित्सक को भेजा। काका विवेक, अर्जुन और अंशुला को साथ लेकर वीर के पास पहुंचे और यहाँ का दृश्य भी देखा। शहर के बाहर के राक्षस भाग गए थे। ऊंची दीवारों के नीचे हर जगह लाशें बिखरी हुई थी। शहर के पश्चिमी तरफ से कोई अंतर नहीं था। यदि कुछ था तो और अधिक लाशें थीं और खून और भी गाढ़ा बह रहा था। शहर की दीवारों पर ज्यादा घायल नहीं थे। सेवक काका को नीचे ले जाया जा रहा देखकर और फिर वीर को देखकर, जिनके आस्तीन पर खून भी नहीं था और वे अछूते दिखाई दिए, काका विवेक के मुंह के कोने पर एक मरोड़ आ गई। प्राचीन काल से ये हमेशा परिवार के योद्धा ही होते हैं जो गुप्त रूप से अपने युवा स्वामियों की रक्षा करते हैं। ये पहली बार था जब उन्होंने एक युवा स्वामी को गुप्त रूप से परिवार के एक योद्धा की रक्षा करते हुए देखा था। ऐसा लग रहा था कि वीर का परिवार देवलोक की दुनिया को उलट-पुलट कर रहा है। आपकी तलवार। वीर ने अंशुला को देखा और याद आया, तुरंत अपनी पकड़ी हुई तलवार उसे सौंप दी। अचानक उनके मन में एक विचार आया, नहीं, ये तुम्हारी तलवार है। अंशुला, जो स्पष्ट रूप से नहीं जानती थी कि उसके सामने का युवक क्या सोच रहा था, आंखों में एक जटिल भाव के साथ तलवार ले ली। फिर भी उसकी नज़र वीर के चेहरे पर टिकी रही। उसने, जो हमेशा अपनी प्यारी तलवार को अपनी हथेली की तरह जानती थी, उस समय ब्लेड के थोड़े से मंद किनारे पर भी ध्यान नहीं दिया। क्या आप वास्तव में 15 लीग क्षेत्र में हैं? उसने थोड़े जटिल भावनाओं के साथ पूछा। ये सवाल शरद और अन्य लोग भी उत्सुकता से जानना चाहते थे। वीर को हवा में चलते हुए और दानवों के झुंड को हराते हुए देखने के बावजूद सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था, बहुत अवास्तविक। काका विवेक का चेहरा थोड़ा बदल गया। उन्होंने अपनी युवा स्वामिनी को चिंता से देखा। वीर जैसे राक्षस का सामना करना उनके साथियों के लिए एक बड़ा झटका था। अगर उनकी युवा स्वामिनी की तलवार की भावना टूट गई और वह कभी ठीक नहीं हुई तो ये भयानक होगा। वीर ने बस मुस्कुरा दिया, बिना कुछ कहे। लेकिन यह अपने आप में एक जवाब था। अंशुला ने उज्ज्वल चंद्रमा के बारे में सोचा और पूछने से खुद को रोक न सकी, आपकी वह तलवार तकनीक, क्या तुम इसे सीखना चाहती हो? जी हाँ। अंशुला की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने जोर से सिर हिलाया। वीर ने कहा, दुख की बात है, वह मेरे परिवार की अद्वितीय तलवार तकनीकों में से एक है और इसे साझा नहीं किया जा सकता। फिर भी अगर तुम वीर परिवार की आश्रित बनने को तैयार हो या शिविर युआन में 30 साल तक सेवा करने के लिए सहमत हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। अंशुला चकित रह गई, लेकिन फिर उसने दांत पीसकर कहा, मैं आपकी आश्रित बन सकती हूँ? मेरी? वीर हैरान थे, क्या तुम समझती हो कि आश्रित होने का क्या मतलब है? एक बार तुम बन गई तो ये जीवन भर के लिए है। तुम्हारे पिता के महागुरु होने और तुम्हारी स्थिति के साथ तुम भविष्य में अनंत धन और सम्मान का आनंद लोगी। उनकी आंखों में ये स्पष्ट रूप से एक अनावश्यक कार्य था। उनके जैसा नहीं, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, जिसे चुकाने की जरूरत है। हाँ स्वामिनी, कृपया जल्दबाजी न करें, काका विवेक ने तुरंत कहा। अगर युवा स्वामिनी वीर का अनुसरण करके कुछ सीख सकती थी तो वह निश्चित रूप से उसका स्वागत करेंगे, लेकिन किसी की आश्रित बनना, ऐसी स्थिति बहुत कम थी। अगर वीर ठीक वही नहीं होते तो वह और भी कठोर होते। अंशुला ने सिर हिलाया, मैं खुद हूँ और वह खुद हैं। महागुरु के रूप में उनका अपना रास्ता है। भविष्य में मेरा भी अपना रास्ता होगा। अंशुला ने गंभीरता से बात की। कितनी मूर्खतापूर्ण। काका विवेक का मुंह सिकुड़ गया, ये सोचते हुए कि एक आश्रित के रूप में किसी का कैसा रास्ता हो सकता है। वह कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि इस यात्रा से लौटने पर उसका स्वामी सबसे अधिक संभावना उसे जीवित ही खाल उतार लेगा।
वीर को उम्मीद नहीं थी कि यह युवती इतनी जिद्दी होगी, लेकिन इन वर्षों में उन्होंने इस दुनिया के लोगों को समझना सीख लिया था। वे काफ़ी चतुर थे। कुछ गहरी जड़ें जमाए हुए सामंती विचारधाराएं थीं, जैसे कि यह विचार कि एक आदमी उपलब्धियों के बिना कुछ भी नहीं है, सबके द्वारा नीचा दिखाया जाता है और तिरस्कृत किया जाता है। महिलाएं भी इस मार्शल दुनिया में, जबकि निश्चित रूप से कुलीन परिवारों की कोमल महिलाएं हैं, ऐसी कई लड़कियां भी हैं जो कम उम्र से ही सूर्य और चंद्रमा के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आकांक्षा रखती हैं। इस छोटी लड़की का एक मार्शल आर्ट परिवार से आना तो दूर की बात है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये था कि उसने तलवार के सार को समझा था। वह तलवारबाजी के प्रति आसक्त और केंद्रित थी और अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए सामान्य ज्ञान से परे चीजें भी कर सकती थी। ठीक वैसे ही जैसे वह शतरंज के खेल के लिए पहाड़ों और घाटियों के पार हजारों मील की यात्रा करने के लिए रोमांचित होते। ठीक है, तो वापस जाने के रास्ते पर इस पर सोचो और हम कौशल नगर लौटने के बाद फिर से बात करेंगे। वीर ने कहा। डर था कि युवा महिला आवेगी तरीके से काम कर सकती है। ये सुनकर काका विवेक वीर को कृतज्ञता भरी नजर देने से खुद को रोक न सके। उनका दिमाग तेजी से यह सोच रहा था कि वह अपनी युवा स्वामिनी को इस विचार को छोड़ने के लिए कैसे मना सकते हैं। हालांकि अंशुला ने थोड़ा सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि उसने अपना मन बना लिया था और कोई भी उसे मना नहीं कर सकता था। वीर ने अपने बगल में अर्जुन को देखा, जिसके पेट में उनसे कहने के लिए शब्दों का एक भंडार भरा हुआ लग रहा था। उनके कंधे पर थपथपाया और इशारा किया कि वे बाद में बात करेंगे। अर्जुन, वीर के इरादे को समझते हुए, अपनी उत्तेजना को समाहित किया और जोर से सिर हिलाया। वह सब तय होने के बाद वीर ने शहर रक्षक जयंत को ढूंढा और पूछा कि क्या कृष्णगढ़ नगर में कविता, पेंटिंग, संगीत स्कोर या शायद कुछ प्रसिद्ध शेफ की व्यंजनों का कोई संग्रह था। उनके लिए बाहर जाने का यह एक दुर्लभ अवसर था और वह खाली हाथ नहीं लौटना चाहते थे। वीर के अनुरोध को सुनकर शहर रक्षक जयंत थोड़ा हैरान और चकित थे। उन्होंने सोचा था कि वीर अन्य चीज़ों के बारे में पूछेंगे, लेकिन इसके बजाय ये सब इन अप्रासंगिक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में था। उन्होंने एक अजीब नज़र डाली, ये सोचते हुए कि इन युवा स्वामियों की कुछ अजीबोगरीब आदतें हो सकती हैं। उन्होंने आगे नहीं पूछा और उन्हें वह सब बताया जो वह जानते थे। फिर भी एक सैन्य व्यक्ति के रूप में उन्होंने ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और तुरंत महल से एक विद्वान को बुलाया और उसे वीर को शहर के चारों ओर टहलने के लिए ले जाने के लिए कहा। अनंतगिरी, महान आर्यावर्त साम्राज्य की शीर्ष शक्तियों में से एक के रूप में ब्रह्मलोक का क्षेत्र जहां अनंतगिरी स्थित था, अत्यंत विशाल था, जो निरंतर पर्वत श्रृंखलाओं, भव्य और राजसी अर्हत बुद्ध हॉल और 1000 से अधिक महायान बुद्ध शिखरों का घर था। विशाल बादल और धुंध चारों ओर छाए हुए थे, जो पूरे ब्रह्मलोक को एक अलौकिक उत्कृष्ट आभा प्रदान कर रहे थे। इस समय महायान बुद्ध शिखरों में से एक पर वज्र हृदय भवन के सामने एक पुरुष और एक महिला, दो आकृतियां, पहाड़ के तल से इस भव्य और राजसी महल के प्रवेश द्वार तक चढ़ीं। यह मेरे छोटे भाई युवराज सूर्यकांत का वज्र हृदय भवन है, कासाया पहने युवा भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा। वज्र हृदय भवन। उसके बगल में खड़ी महिला के काले बाल झरने की तरह बह रहे थे। उसका चेहरा आड़ू के फूल के दिल जितना सुंदर था और आंखें एक शांत झील जितनी साफ थीं, जो अब आश्चर्यचकित और उज्ज्वल लहरों से भरी थीं। वज्र हृदय भवन। पिछली बार वह अभी भी एक गंधर्व धर्मदेव थे और अब वह पहले ही एक वज्र बन चुके हैं। गंधर्व धर्मदेव और वज्र दोनों अनंतगिरी के बौद्ध रैंक के भीतर उपाधियां थीं। गंधर्व धर्मदेव के लिए दिव्य यात्रा क्षेत्र के खेती स्तर की आवश्यकता थी। एक वज्र बनने के लिए किसी को 15 लीग क्षेत्र तक पहुंचना होता था। युवा भिक्षु ने मुस्कुराते हुए जारी रखा, छोटा भाई युवराज सूर्यकांत स्वाभाविक रूप से चतुर है। 6 साल की उम्र में अनंत प्राचीन बुद्ध के अधीन अध्ययन करने के लिए पहाड़ पर आया। 8 साल से कम उम्र में शक्ति मार्ग क्षेत्र पूर्णता तक पहुंचा। 10 साल में चक्र मंडल पूर्ण किया। 10.5 साल की उम्र में हमारे बुद्ध की सत्य आत्मा को विरासत में मिला और 14 साल की उम्र में वह पहले ही दिव्य यात्रा क्षेत्र में थे। पिछले साल पहाड़ से एक दानव का वध करके लौटने के बाद छोटे भाई युवराज सूर्यकांत ने 3 महीने तक खुद को एकांत में रखा। 18 साल की उम्र से पहले उन्होंने दिव्य यात्रा को तोड़ दिया, औपचारिक रूप से 15 लीग क्षेत्र में प्रवेश किया। उन्हें ब्रह्मांड वज्र की धर्म उपाधि दी गई। उसके बगल में खड़ी महिला ने सदमे की नज़र दिखाए। ब्रह्मांड वज्र, वह धर्म उपाधि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ये स्पष्ट था कि अनंतगिरी उन्हें कितना महत्व देता था। उसकी आंखें प्रशंसा से गहरी हो गईं और दानव जंगल में एक तलवार चलाकर दानवों का वध करने वाली उस आकृति की छवि उसके मन में बहुत स्पष्ट हो गई। जल्दी करो, मुझे उनसे मिलने ले चलो, महिला ने उत्सुकता से कहा। युवा भिक्षु ने उसकी ओर देखा और धीरे से बुद्ध का नाम जपा। नान, हालांकि छोटा भाई युवराज सूर्यकांत हमारे बौद्ध संप्रदाय का एक धर्मनिरपेक्ष शिष्य है, उसकी महान आकांक्षाएं हैं। मुझे डर है कि आपकी इस बार की यात्रा। महिला ने सिर हिलाकर बीच में ही टोक दिया। मुझे परवाह नहीं है, मुझे उनसे मिलने दो, मैं उनसे खुद बात करूंगी। ये जानते हुए कि वह क्या कहने वाला था, लेकिन वह हमेशा प्यार और नफरत में साहसी रही थी, सब कुछ साफ करना चाहती थी।
ठीक है तो। ये सुनकर युवा भिक्षु ने थोड़ा सिर हिलाया, अपने गुरु की लालच, क्रोध और भ्रम के बारे में कही गई बात याद करते हुए। इस महिला दाता ने भ्रम की प्रतिबद्धता की थी। युवा भिक्षु वज्र हृदय भवन के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे और कवच पहने और स्टील के भाले पकड़े हुए 2 सैनिकों से बोले, कृपया मेरे आने की घोषणा करें, मैं छोटे भाई युवराज सूर्यकांत के लिए पंजीकरण कराने आया हूँ। शिविर युवान के एक सैनिक ने युवा भिक्षु पर एक नज़र डाली, उनकी पहचान ली, सिर हिलाया, फिर मुड़ा और रिपोर्ट करने के लिए वज्र हृदय भवन में प्रवेश किया। जल्द ही बाद एक युवक नीले रंग के चोगे और रहस्यमय पीले रंग की आधी लंबाई की कासाया पहने हुए महल से बाहर निकला। वह लंबा और सीधा खड़ा था, तारों जैसी भौहों और नुकीली आंखों के साथ। उसकी भयंकर भौहों के नीचे ठंडी और दृढ़ आंखों की एक जोड़ी थी। कमर पर एक तलवार और एक राजसी उपस्थिति के साथ वह एक गर्वित ड्रैगन जैसा दिखता था। भ्राता सोम। युवा भिक्षु को देखकर युवराज सूर्यकांत ने थोड़ा सिर हिलाया। युवराज सूर्यकांत, क्या तुम मुझे अभी भी याद करते हो? उसके बगल में खड़ी सुंदर महिला बोली, युवक को घूरते हुए। उसकी आंखें चमक उठीं। युवराज सूर्यकांत ने उसकी ओर देखा और माथे पर बल डाला। आप, 1 साल पहले, पवन शिखर। महिला की आंखें उम्मीद से झिलमिला उठी। क्या तुम्हें याद है? पवन शिखर। युवराज सूर्यकांत की आंखों में याद की एक झलक दिखाई दी जब उन्होंने सोचा, ऐसा लगता है कि वहां का दानव पहले ही समाप्त हो चुका है। यह मैं हूं, मृणाल। तब 28/09/1250 PM आकाश शर्मा। जब शहर रक्षक सेना चंद्रपुर नगर के बाहर दानव शवों को साफ कर रही थी, संध्या ने भी कृष्णगिरी पर्वतमाला की स्थिति शहर रक्षक जयंत को बताई। शहर रक्षक जयंत ने तुरंत जासूसों को जानकारी की पुष्टि के लिए भेजा। जब जासूसों ने दानव शवों से ढके पहाड़ की चोटी देखी तो वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। यहाँ दानव शवों की संख्या चंद्रपुर नगर के बाहर जमा शवों से कम नहीं थी। विशेष रूप से दानव शवों का वह करीने से व्यवस्थित ऊंचा चबूतरा, जिसमें सभी महादानव थे और अंदाजन 20 से अधिक थे। जासूसों ने चंद्रपुर नगर के बाहर प्रसिद्ध हो चुके पौराणिक शक्ति सत्यदेव भलू दानव को भी देखा, लेकिन अब वह भी मांस के चबूतरे के निचले हिस्से में ढेर एक हल्का सड़ा हुआ बदबूदार शव बन चुका था। जासूसों के पैर कांप उठे और उन्होंने तुरंत चंद्रपुर नगर लौटकर शहर रक्षक जयंत को विस्तार से सब कुछ बताया। सुनने के बाद शहर रक्षक जयंत देर तक खड़े रहे और फिर गहरी सांस छोड़ी। 2 दिन बाद चंद्रपुर नगर के बाहर दानव शवों को अधिकतर साफ कर दिया गया और वीर व अन्य लोगों के लिए कला केसरी अकादमी का कार्य समाप्त घोषित कर दिया गया। उनका आगमन जल्दबाजी में हुआ था, लेकिन वापसी की यात्रा धीमी और आरामदायक लग रही थी, क्योंकि शहर रक्षक जयंत ने समूह के लिए एक रथ की व्यवस्था की थी। उन्होंने स्वयं उन्हें विदाई देने के लिए नगर द्वार तक पहुंचाया। सारथी रथ के बाहर खड़े थे। शहर रक्षक जयंत ने झुककर गंभीर मुद्रा में कहा, युवा स्वामी, मैंने चंद्रपुर नगर के मामलों की सूचना प्रांतीय शासन को दे दी है। सब कुछ ठीक से निपटने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से शाही राजधानी जाकर अपनी सजा के तौर पर मृत्युदंड का अनुरोध करूंगा। वीर ने उन्हें देखा। वीर ने कहा, क्या आप जानते हैं कि अकेले इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने से आपके 9 कुल भी फंस सकते हैं? शहर रक्षक जयंत का भाव शांत रहा। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं, इसीलिए मैंने पहले ही अपने 9 कुलों से संबंध तोड़ लिए हैं। 12 साल पहले मैंने सभी संबंध समाप्त कर दिए थे और महान आर्यावर्त साम्राज्य के कानूनों के अनुसार 10 साल से अधिक समय तक संबंध विच्छेद होने के बाद व्यक्ति को असंबद्ध माना जाता है, कोई संबंध नहीं रहता और अपराध दूसरों को नहीं फंसाएगा। वीर ने उन्हें ध्यान से देखा और कहा, लगता है आप भी एक अच्छे शतरंज के खिलाड़ी हैं। आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, युवा स्वामी। वीर ने अपना हाथ खींचा और रथ का पर्दा गिरा दिया। यह अफसोस की बात है कि आप व्याघ्र वस्त्र साधु का भोजनालय में बनी शराब का स्वाद नहीं ले पाएंगे। शहर रक्षक जयंत का शरीर थोड़ा हिल गया और एक पल की चुप्पी के बाद उन्होंने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सिर उठाया। अगर युवा स्वामी को बुरा न लगे तो कभी जब आप चंद्रपुर नगर से गुजरें तो इस सड़क पर एक प्याला डाल दीजिएगा, इसे मेरे साथ शराब साझा करना मानिएगा। अंदर से एक ही शब्द आया, स्वीकार है। शहर रक्षक जयंत की मुस्कान और भी उज्ज्वल हो गई। सारथी ने चाबुक चलाया, रथ धीरे धीरे चलने लगा। नगर और नगर द्वार पर खड़ी आकृति धीरे धीरे दूर सिकुड़ती गई, जब तक वे एक दूसरे को देख नहीं पाए। रथ के अंदर केवल वीर, अंशुला, अर्जुन और अन्य लोग थे। सारथी चंद्रपुर नगर का एक सैनिक था, जिसे वीर और अन्य को नीलगढ़ प्रांत में छोड़ने के बाद रथ वापस चंद्रपुर नगर ले जाना था। काका विवेक पहले ही एक दिन पहले उनसे जल्दी में विदा ले चुके थे। जहां तक सेवक काका की बात है, उनकी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थी, इसलिए वह चंद्रपुर नगर में ही ठीक होने के लिए रुक गए थे। उसी क्षण चंद्रपुर नगर से निकले हुए आधे दिन से भी कम की यात्रा पर शाही सड़क पर वीर और उनके साथियों के रथ के आगे से अचानक 2 तेज घोड़े आ पहुंचे। तेज घोड़ों पर सवार लोगों ने रथ पर लगे चंद्रपुर नगर के झंडे को पहचान लिया और मुड़कर रथ के सामने वापस आ गए, जिससे उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया। वहीं रुक जाओ। तेज घोड़ों पर सवार एक पुरुष विवान वर्मा और एक स्त्री कियारा वर्मा थे।
पुरुष ने चाबुक पकड़ी, कुछ गुस्से में सारथी की ओर इशारा करते हुए। सारथी सदमे में जल्दी से उठकर घुटने टेक दिए। शहर रक्षक सेना का सेनापति दिनेश आपकी सेवा में। युवक विवान वर्मा ने गुस्से में चिल्लाया, तुम यहाँ क्यों हो? और रथ के अंदर कौन है? हमने सुना है कि चंद्रपुर नगर पर दानवों ने हमला किया था। क्या तुम नगर छोड़कर भागे हुए भगोड़े हो? सारथी ने जल्दबाजी में समझाया, माफ कीजिए महामहिम, नगर में दानवी आपदा पहले ही शांत हो चुकी है। मैं नगर के स्वामी के आदेशों का पालन कर रहा हूँ। इन कला केसरी अकादमी के छात्रों को नीलगढ़ प्रांत वापस पहुंचा रहा हूँ। कला केसरी अकादमी के छात्र। ये सुनकर दोनों की आंखें थोड़ी चमकी और युवक विवान वर्मा का भाव थोड़ा नर्म हुआ। उसने कहा, उन्हें बाहर बुलाओ, मैं देखना चाहता हूँ। रथ के अंदर वीर और अन्य लोगों ने बाहर का कोलाहल सुना। रथ के दरवाजे पर बैठे यश ने तुरंत पर्दा उठाया और बाहर झांका। अर्जुन ने रथ के पर्दे के माध्यम से उन दोनों की पहचान को तुरंत पहचान लिया। इन्होंने वर्मा परिवार का सैन्य कवच पहना हुआ है। वीर महिला कियारा वर्मा ने ठंडे स्वर में सारथी की ओर आंखें घुमाते हुए पूछा, मैंने तुमसे पूछा, दानवी आपदा सुलझ गई कहने का तुम्हारा क्या मतलब है? सारथी ने घबराते हुए जवाब दिया, महामहिम को सूचित करना है। दानव ने तो उत्पात मचाया, लेकिन सौभाग्य से ली परिवार के स्वामी ने हस्तक्षेप किया और उपद्रव को शांत कर दिया। युवक विवान वर्मा ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, ली परिवार के कौन से स्वामी? सारथी ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, नीलगढ़ प्रांत में सेनापति भवन के ली परिवार वाले। सारथी ने अत्यंत आदरपूर्वक कहा, महामहिम को सूचित करना है, नगर की रक्षा करने वाले केवल 200 से अधिक सैनिक घायल हुए हैं और लगभग 1 दर्जन मारे गए हैं। दोनों चौंक गए। युवक विवान वर्मा ने कड़े स्वर में कहा, यह कैसे संभव है? 15 लीग क्षेत्र की सहायता से भी एक अराजक लड़ाई में अभी भी बहुत से हताहत होते। कहीं तुम जो जानकारी लाए हो वह गलत तो नहीं? डर के मारे सारथी कांप गया और तुरंत कहा, मैं आपको धोखा देने की हिम्मत कभी नहीं करूंगा। अनगिनत दानव थे, इतने कि उन्होंने क्षितिज को काला कर दिया था। मैंने सुना है कि वे 40 से 50 हजार थे और मैंने अपनी आंखों से 7 या 8 दिव्य यात्रा क्षेत्र के महादानव देखे, साथ ही एक रक्तनाग भी था, लेकिन सब ली परिवार के स्वामी के कारण जिन्होंने उन्हें काट गिराया और पूरे नगर को सुरक्षित रखा। कियारा वर्मा ने कहा, रक्तनाग सामान्य 15 लीग क्षेत्र के महादानव जैसा नहीं है, ये पवित्र महल में पोषित जादू टोना रखता है। युवक विवान वर्मा ने ठंडी सांस ली, हम जहां जरूरत नहीं वहां टांग अड़ाना। ये जगह नीलगढ़ प्रांत नहीं है, नहीं ली परिवार का क्षेत्र है। दुनिया में आते ही इतना अहंकार दिखाना कितना बेतुका है। क्या उत्तर सीमांत में ली परिवार द्वारा देखे जाने वाले युद्ध क्षेत्र पर्याप्त अराजक नहीं है? अरे! रथ के अंदर ये सुनकर अर्जुन अपना गुस्सा दबा नहीं पाया और पलटकर बोला, तुम क्या कह रहे हो? हमने तुम्हारे वर्मा परिवार के लिए दानवी विपत्ति को सुलझाया और तुम हमें ही दोषी ठहरा रहे हो। युवक विवान वर्मा का चेहरा थोड़ा बदला और उसने पूछा, तुम ली परिवार के शिष्य हो? बेशक, अर्जुन ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ कहा। युवक विवान वर्मा ने कड़े चेहरे के साथ कहा, कला केसरी अकादमी में प्रवेश पाने के लिए ली परिवार के शिष्य की प्रतिभा बस इतनी ही होगी। कियारा वर्मा ने और देर न करते हुए कहा, विवान भाई चलो चलें। वीर ने कहा, क्या तुम ऐसे ही जाने वाले हो? कियारा वर्मा ने माथे पर बल डाले और रथ के केंद्र में बैठे युवक वीर की ओर देखा। वीर ने ठंडे स्वर में कहा, हम तुम्हारे लिए दानवी विपत्ति को सुलझाते हैं और तुम धन्यवाद तक नहीं कह सकते, और अब तुम में उत्तर सीमांत में ली परिवार के मामलों की आलोचना करने का दुस्साहस है। विवान वर्मा ने वीर को घूरते हुए कहा, तुम कौन होते हो झगड़ा खड़ा करने वाले? ली परिवार 1 दशक से अधिक समय से उत्तर सीमांत में लड़ रहा है, सारी कठिनाइयां झेल रहा है। क्या दरबार के लिए भोजन और उपकरण प्रदान करना सही नहीं है? अर्जुन गुस्से से भड़क गया, बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीर भाई का अपमान करने की? वीर ने उदासीनता से कहा, मेरा ली परिवार 1 दशक से अधिक समय से लड़ रहा है, कठिनाइयों को अपने तक सीमित रख रहा है। क्या दरबार के लिए भोजन और उपकरण की आपूर्ति करना उचित नहीं है? क्या वर्मा परिवार ने कभी दरबार से सहायता नहीं मांगी है? एक साथी सेनापति भवन के रूप में तुम्हें सीमा की रक्षा की कठिनाई को समझना चाहिए। इसके बजाय तुम यहाँ हमारा मजाक उड़ाते हो। क्या वर्मा परिवार अपने सदस्यों को यही सिखाता है? विवान वर्मा के चेहरे पर शर्मिंदगी और नाराजगी छा गई। उसने वीर को नीचे देखते हुए कहा, ली परिवार सरासर अराजक है। हमने अभी तक शारदा राज्य भी नहीं छोड़ा है और यह वर्मा परिवार का अधिकार क्षेत्र है। तुम्हें हमारे वर्मा परिवार की 1000 साल पुरानी शिक्षाओं पर सवाल उठाने का क्या अधिकार है? इसे थप्पड़ मारो। वीर की हथेली स्थिर रही, उन्होंने केवल अपनी आंखें तेजी से सिकुड़ी और वस्तु हेरफेर की शक्ति विरोधी विवान वर्मा के सिर के ऊपर के क्षेत्र को घेरकर दबा दिया। एक कराहट के साथ विवान वर्मा के घोड़े ने दुख की चीख निकाली। इस दबाव वाली शक्ति के कारण घोड़ा अचानक नीचे बैठ गया। विवान वर्मा सीधे घोड़े से गिर गया।
वह घबराकर जमीन से उठा, एक भयानक डर उसके चेहरे पर आया जब उसने रथ के अंदर के युवक वीर को घूर कर देखा। विवान वर्मा को विश्वास ही नहीं हुआ, ये 15 लीग क्षेत्र, असंभव। कियारा वर्मा का सुंदर चेहरा थोड़ा बदल गया। उन्होंने वीर को घूरते हुए पूछा, आप ली परिवार के कौन से युवा स्वामी हैं? वीर ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा, बस ठंडे स्वर में कहा, मुझे तुम दोनों से माफी चाहिए, या आज कोई यहाँ से नहीं जा रहा है। विवान वर्मा ने गुस्से में कहा, तुम, ये शारदा राज्य है, नीलगढ़ प्रांत नहीं। वीर ने प्रत्येक शब्द को स्पष्ट करते हुए कहा, वर्मा परिवार के द्वार पर भी ये जगह होती तो भी तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ती। बहुत अच्छा, तो मैं देखता हूं कि तुम वास्तव में इसे सह सकते हो या नहीं। विवान वर्मा ने अचानक अपनी दैवीय आत्मा को जगाया, जो सुनहरी रोशनी की एक किरण में बदल गई और अपनी हथेली को वीर की ओर बढ़ाया। वीर स्थिर बैठे रहे, उनकी अपनी दैवीय आत्मा बाहर निकली और अचानक एक मुक्के से प्रहार किया। मुट्ठी और हथेली के टकराने के क्षण विवान वर्मा की दैवीय आत्मा तेजी से विघटित हुई और मुक्के से चकनाचूर हो गई। विवान वर्मा का चेहरा तुरंत मृत्यु के समान पीला पड़ गया। उसने ताजे खून का एक घूंट थूका, वीर को डर से देखता रहा। वह एक कांपती हुई उंगली उठाता रहा, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह उसी पल जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। कियारा वर्मा होश में आई, उनका भाव नाटकीय रूप से बदल गया। उन्होंने अपने दांत पीसते हुए कहा, आपका हमला अत्यधिक क्रूर था। वीर की नज़र बर्फीली थी, आज अगर मैं नहीं होता तो ली परिवार के अन्य वंशज या तो अपना गुस्सा निगल लेते या तुम्हें सचमुच थप्पड़ मारते। तुम्हारे वर्मा परिवार ने सार्वजनिक रूप से ली परिवार को इस तरह अपमानित करने की हिम्मत की, ये कितना दुस्साहस है। उसे न मारना, पहले से ही दया दिखाना था। कियारा वर्मा ने तुरंत इशारा करने के लिए हाथ उठाया, दूर से विवान वर्मा के शरीर को घोड़े पर उठा लिया। फिर उन्होंने कहा, चंद्रपुर नगर को बचाने के लिए मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। इस मामले को यहीं समाप्त करते हैं। इतना कहकर वह अपने घोड़े को आगे बढ़ाया, विवान वर्मा को लेकर अपने रास्ते पर वापस चली गईं। अर्जुन ने गुस्से में कहा, वर्मा परिवार वास्तव में कितना अकारण है। अंशुला ने माथे पर बल डाला। वीर ने दूसरों को जाते देखा और उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, बस थोड़ा सिर हिलाया और सारथी को अपनी यात्रा जारी रखने का निर्देश दिया। परिवर्तित नामों की सूची, लिस्ट ऑफ चेंज्ड नेम्स, 28/09/12:53 PM। आकाश शर्मा, वीर और अन्य साथी कंगालपुर नगर के दानव दमन विभाग से प्राप्त मिशन पत्र लेकर रिपोर्ट करने के लिए कला केसरी अकादमी लौटे। पत्र पर दानव दमन विभाग की आधिकारिक मुहर थी और उन पांचों को उनके मूल्यांकन में पूरे अंक मिले। पत्र प्राप्त करने पर प्रीति को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार ली परिवार के 2 युवा राजकुमार इस मिशन में शामिल थे। जरा भी समझ रखने वाला कंगालपुर का दानव दमन विभाग उनके लिए चीजें मुश्किल नहीं करेगा। पत्र के पीछे की सच्चाई की बारीकी से जांच करने की उसे कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। आखिर पृष्ठभूमि भी तो किसी की ताकत का एक हिस्सा होती है। सेनापति रणवीर के सम्मान में उसे भी ली परिवार के इन युवा राजकुमारों और राजकुमारियों के साथ कुछ विनम्रता से पेश आना ही पड़ता था। दुनिया का व्यवहार कभी शहर के बाहर नहीं बल्कि शहर के भीतर ही होता है। रिपोर्टिंग समाप्त होने के बाद अंशुला ने वीर से मुलाकात की और अपनी इच्छा व्यक्त की। उसने मन बना लिया था। हालांकि वीर तुरंत सहमत नहीं हुआ, बल्कि इसके बजाय उसे अपने माता पिता के साथ चर्चा करने के लिए कहा। आखिरकार अनुचर तलवार सेवक बनना एक गंभीर मामला था। एक बार शामिल होने के बाद उससे अलग होना आसान नहीं था। ली परिवार की अद्वितीय तकनीक सीखने से वह जीवन भर के लिए उनसे बंध जाएगी और यहाँ तक कि अपनी साधना का स्तर त्यागने से भी वह मुक्त नहीं हो पाएगी। जब वीर ने अपनी बात पूरी की तो अंशुला ने बताया कि उसने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था और वह अपने पिता के साथ इस पर चर्चा नहीं करना चाहती थी। यह एक ऐसा फैसला था जिसे वह खुद ले सकती थी। ये देखकर वीर सहमत होने के लिए और भी कम इच्छुक हुआ और सुझाव दिया कि उसके लिए अपने पिता के साथ संवाद करना बेहतर होगा। वह युवा लड़की दुनिया के तौर तरीकों से अनभिज्ञ थी और वह उसे इतनी आसानी से अपने साथ नहीं ले जा सकता था। अन्यथा अगर उसके महागुरु पिता ने भविष्य में हवेली में आकर हंगामा किया तो भले ही ली परिवार डरता नहीं, फिर भी यह एक भद्दा तमाशा होता। अंशुला को मना करने के बाद वीर ने अर्जुन को लिया और बहुत समय बाद पर्वत और नदी अखाड़े में लौट आया। उसने व्याघ्र वस्त्र साधु का सिर वाला डिब्बा अपने कमरे में रखा और कंगालपुर नगर से एकत्र की गई अन्य स्वादिष्ट वस्तुओं के साथ दासी श्यामा को परिवार के मंदिर की रखवाली कर रहे 5वें वृद्ध को एक हिस्सा देने को कहा, जबकि शेष वह वर्षा श्रावण मीनार में ले गया। वर्षा श्रावण मीनार में दूसरे वृद्ध मुकुंद को न पाकर वीर को तुरंत समझ आ गया कि इस समय दूसरे वृद्ध शायद श्याम जल सरोवर के किनारे मछली पकड़ रहे होंगे। वह तुरंत वर्षा श्रावण मीनार से उड़ान भरकर श्याम जल सरोवर के किनारे के लिए रवाना हो गया। थोड़ी देर बाद श्याम जल सरोवर का विशाल विस्तार नजर आया। वीर ने दूसरे वृद्ध की मछली पकड़ने की सामान्य जगह ढूंढ ली और सचमुच उसे और वृद्ध बोबदेव की आकृतियां दिखीं। किसी को आते देखकर दोनों ने सिर घुमाया। वीर आकाश से उतरा, उनके बगल में जा पहुंचा और मुस्कुराते हुए बोला, दूसरे वृद्ध बोबदेव, आज मछली कैसी पकड़ी?
किसने ज्यादा पकड़ी? अरे वीर आ गया। वृद्ध बोबदेव के चेहरे पर मुस्कान आई। बेशक मैंने ही ज्यादा पकड़ी। वीर की उड़ने की क्षमता ने उन्हें आश्चर्यचकित नहीं किया, वे पहले से ही उसके अनुमानित साधना स्तर के बारे में जानते थे। आखिरकार 12 साल की उम्र में इस युवा ने दोनों वृद्धों के सामने दिव्य यात्रा क्षेत्र से गलती से एक छोटा बाढ़ राक्षस पकड़ लिया था। उस घटना ने उन्हें बहुत हैरान किया और ईर्ष्यालु भी। हैरानी वीर की भयानक प्रतिभा से थी, जो युवराज जितेंद्र से भी आगे निकल गई थी, जिसे हजारों वर्षों में एक बार होने वाला प्रतिभाशाली कहा जाता था। लेकिन उनकी ईर्ष्या इस लड़के की किस्मत के कारण थी कि वह सचमुच एक बार राक्षस पकड़ने में कामयाब रहा। पकड़े गए उस मूर्ख राक्षस के लिए वे दोनों क्रोधित और नाराज थे, और जब वीर ने उसे पकाया तो उन्होंने बड़े चाव से कई हिस्से खाए। खाते हुए वे खुद से बुदबुदा रहे थे, इसने मेरे कांटे को क्यों नहीं काटा? क्या मेरा कांटा आकर्षक नहीं है? बातों को एक तरफ रखकर, परेशानी को एक तरफ रखकर, वीर द्वारा प्रदर्शित प्रतिभा को देखकर प्रसिद्धि से विमुख रहने वाले वृद्ध मुकुंद भी लुभाए गए थे। उसी क्षण वीर को युद्ध कला सिखाने के लिए और आशा की थी कि वह अधिक ध्यान केंद्रित करेगा और अपना समय व्यर्थ के कामों में बर्बाद नहीं करेगा। ऐसी प्रतिभा के साथ उनके व्यक्तिगत शिक्षण को जोड़ दिया जाए तो वीर की भविष्य की उपलब्धियां शायद उनकी खुद की से भी आगे निकल जाएंगी। यदि ली परिवार एक सत्य अमर पैदा कर सकता है तो यह वास्तव में पूरे देश में भूकंप ला देगा। लेकिन वीर ने तुरंत चोरों के संत वृद्ध बोबदेव से सलाह ली, जिनका अधिक खुला दृष्टिकोण था, और उन्होंने वृद्ध मुकुंद को हार मानने के लिए राजी कर लिया। युवराज जितेंद्र के उदाहरण के साथ वृद्ध मुकुंद ने उस विचार को त्याग दिया, जिससे वीर को वह जीवन चुनने की अनुमति मिली जो उसे पसंद था। वृद्ध मुकुंद को यह भी जल्दी ही एहसास हो गया था कि भले ही वह वीर को साधना के लिए मजबूर करें, युवा शायद पूरी लगन से ऐसा नहीं करेगा, जो काफी निराशाजनक था। वह चकित थे ये देखकर कि वीर के प्रशिक्षण को देखे बिना भी उसका स्तर तेजी से बढ़ रहा था। वीर की दृढ़ता के कारण उसके साधना के मामलों को वृद्ध मुकुंद द्वारा व्यापक रूप से प्रचारित नहीं किया गया था, इसलिए हवेली में अन्य लोग अभी भी अनजान थे। इस क्षण में वृद्ध बोबदेव के आत्मसंतुष्ट हंसी को सुनकर वृद्ध मुकुंद ने उन्हें नाराजगी से देखा। ज्यादा पकड़ने का क्या फायदा? वे सब छोटी मछली और झींगे हैं। मेरा लक्ष्य तो एक राक्षस पकड़ना है। मछली पकड़ते समय दोनों में से कोई भी मछली पकड़ने की छड़ी का उपयोग नहीं करता था, वे बस स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को लाइनों के रूप में इस्तेमाल करते थे। छोटी राक्षसी मछलियों के शरीर में छेद करते थे, उन्हें वहां ले जाते थे जहां बड़ी मछली या बाढ़ राक्षस भोजन की तलाश में हो सकते थे। पहले एक पकड़ो फिर बात करो, वृद्ध बोबदेव हंसे। वृद्ध मुकुंद हल्के से झुंझलाए वीर के हाथों में सामान को देखकर और बोले, तुमने इन्हें कहाँ से खरीदा? तुम कला केसरी अकादमी में बच्चों को तंग नहीं कर रहे थे क्या? मैं अभी अभी अकादमी के लिए एक मिशन पर गया था, कंगालपुर नगर से कुछ स्वादिष्ट वस्तुएं वापस लाया हूं, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने दोनों वृद्धों के साथ भोजन साझा किया। लीजिए, ये स्वादिष्ट हैं। वाह, इस पेड़दार जलेबी में मलाई है। वृद्ध बोबदेव ने एक टुकड़ा लिया और टिप्पणी की, स्वाद अच्छा है। तुम समझदार हो गए हो बच्चे, वृद्ध मुकुंद ने हंसते हुए कहा जब उन्होंने कुछ भोजन उठाया और खाना शुरू कर दिया। इस समय नन्ही रोमिल खुशी से दौड़कर आए। वीर झुका और उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके लिए भुने हुए मांस का एक टुकड़ा निकाला। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं भूला हूं। ये तुम्हारी नन्ही रोमिल बिल्कुल बिल्ली की तरह मछली खाना पसंद करती है, वृद्ध मुकुंद ने टिप्पणी की। नन्ही रोमिल अपने दो छोटे पंजों से भुने हुए मांस को पकड़कर बारीकी से चबाती रही। दूसरे वृद्ध की बातें सुनकर उसने एक लोमड़ी की विशिष्ट मुस्कान प्रकट की, उसकी आंखें तिरछी हो गईं। वीर मुस्कुराया, उसका सिर सहलाया और उसे एक तरफ खाने दिया। उसने खुद के लिए भी एक हिस्सा निकाला, दोनों वृद्धों के पास बैठ गया और खाते हुए आराम से बातें करने लगा। अब तुम्हारे पिता को लौटने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, वृद्ध मुकुंद ने एक कुरकुरा बिस्कुट खाते हुए कहा। ओह, वीर ने आश्चर्य व्यक्त किया। क्या एक दशक से अधिक समय से चल रहा युद्ध आखिरकार समाप्त होने वाला है? मैंने सुना है कि उत्तरी रणभूमि में एक मोड़ आया है और पवित्र महल पीछे हटने का इरादा रखता है, वृद्ध मुकुंद ने समझाया। वीर की आंखें चमक उठीं। क्या इसका मतलब है कि उसे अपने माता पिता को देखने को मिलेगा? छोटे वीर, तुम्हें अपने माता पिता को देखे हुए एक दशक से ज्यादा हो गया है, क्या तुम उन्हें अब भी पहचानते हो? वृद्ध बोबदेव ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया। वीर ने एक पल सोचा, उसकी यादों में उसके माता पिता की छवियां वास्तव में थोड़ी धुंधली हो गई थीं। वृद्ध मुकुंद ने वृद्ध बोबदेव को एक असंतुष्ट घूरन दिया। ये काफी अप्रिय याद थी। फिर उन्होंने वीर से कहा, ये तो बस ऐसा हुआ है कि तुम्हारी पीढ़ी के सभी युवा बड़े हो गए हैं। ली परिवार की सत्यनाग सीट का फैसला शायद इसी साल हो जाएगा। तुम्हारे पिता के वापस आकर तुम्हें समर्थन देने से सत्यनाग सीट हासिल करना लगभग निश्चित होना चाहिए, उन्होंने कहा। वीर की प्रतिभा के साथ क्या कोई विवाद है? अगर यह मेरे हाथ में होता तो मैं उसे अभी सत्यनाग सीट दे देता, वृद्ध बोबदेव ने खाते हुए कहा। वृद्ध मुकुंद ने उन्हें घूर कर देखा, काश यह इतना आसान होता।
क्या तुम्हें लगता है कि ली परिवार के विशाल मामलों को संभालना तुम्हारे जैसे अकेले वृद्ध व्यक्ति होने जैसा है? हमें परिवार की अन्य शाखाओं को संतुष्ट रखना होगा। हम एक का पक्ष नहीं ले सकते और उनके दिलों में नाराजगी पैदा नहीं कर सकते। फिर वह वीर की ओर मुड़े और बोले, ठीक है वीर। उसने जवाब दिया। वीर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने अपने दूसरे वृद्ध से सत्यनाग सीट के बारे में बात लंबे समय से सुनी थी। हर पीढ़ी में ली परिवार एक सत्यनाग का चयन करेगा जिसे परिवार से सबसे प्रचुर संसाधन प्राप्त होंगे और साथ ही अपनी आत्मा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए वंशज मंदिर में कई पूर्वजों से सहायता प्राप्त होगी। आत्मा उत्तराधिकार क्षेत्र में कोई कितनी आत्मा रूपों को संघनित कर सकता है, ये पूर्वजों से विरासत में मिले लक्ष्यों से बारीकी से जुड़ा हुआ था। 4 आसन क्षेत्र के लिए 80 थे। फिर भी संघनित आत्माओं की संख्या बढ़ाने का एक और तरीका मौजूद है जो ली परिवार के पूर्वजों द्वारा बनाई गई एक गुप्त तकनीक है। पूर्वज आत्माओं के संयुक्त प्रयास से आत्मा रूपों की गुणवत्ता को ऊंचा किया जा सकता है। राज परिवारों द्वारा विरासत में मिले सत्य मानव स्तर के बराबर स्तर तक पहुंचाया जा सकता है, यानी 180 संघनन। दिव्य यात्रा क्षेत्र तक पहुंचने पर वे दिव्य आत्मा को संघनित करने में भी मदद करेंगे, जिससे दिव्य आत्मा क्षेत्र की पहुंच का विस्तार होगा। इसके अलावा 15 ली क्षेत्र प्राप्त करने पर वे पूर्वज आत्माओं की शक्ति को भरकर भी मदद करेंगे। 15 ली क्षेत्र को चरम प्रतिभाशाली स्तर से परे धकेलकर शीर्ष स्तरीय मानकों को प्राप्त करेंगे। तथाकथित सत्यनाग को अपने क्षेत्र में अद्वितीय, वास्तव में अजेय होना है। साथ ही ली परिवार के एक सत्यनाग के रूप में किसी को पूर्वज आत्माओं द्वारा दी गई शक्ति को बढ़ाने का कर्तव्य निभाना होगा और पूरे ली परिवार की विरासत को संभालना होगा। किसी भी दुर्घटना के बिना उनसे परिवार के मुखिया बनने की उम्मीद की जाती है। यदि दुनिया में लाखों चमत्कार हैं तो 9वें क्रम के युद्ध शरीर तक पहुंचना किसी को प्रथम दर श्रेणी में डाल देगा। और ली परिवार के एक 9वें क्रम के चमत्कार के लिए कई सर्वोच्च साधना तकनीकों के साथ जोड़ा गया, इसे शीर्ष सोपान के बीच माना जाएगा और सत्यनाग शीर्ष स्तर को पार कर जाएगा। हालांकि वीर पहले से ही 15 ली क्षेत्र में था, अगर वह एक सत्यनाग बन जाता है तो भी वह पिछले क्षेत्रों के लिए पूर्वज आत्माओं के पुनर्गठन और सहायता का आनंद लेगा। आत्मा उत्तराधिकार क्षेत्र के अलावा वीर को लगा कि वह अभी तक अन्य क्षेत्रों की सीमाओं तक नहीं पहुंचा है। यहाँ तक कि आत्मा उत्तराधिकार क्षेत्र के लिए भी वह नहीं जानता था कि क्या वह प्रगति करना जारी रख सकता है और इसके बारे में काफी उत्सुक था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि अगर उसने एक सत्यनाग की सीट नहीं ली तो ये किसी और व्यक्ति को मिलने की बहुत संभावना थी। अगर सालों पहले जहर देने की घटना न हुई होती तो वीर विशेष रूप से सत्यनाग की स्थिति की परवाह नहीं करता। आखिरकार एक सत्यनाग होने के साथ असीम जिम्मेदारियां आती हैं। ली परिवार 1000 साल पुराने कुलीन घराने की विरासत को आगे बढ़ाना, सभी बाधाओं को पार करना और उसकी महिमा को बनाए रखना और बढ़ाना। वह अच्छी तरह जानता था कि यह कितना थकाऊ होगा। बस किसी ने सालों पहले अपने बेटे की संभावनाओं की खातिर उसे बर्बाद करने की कोशिश की थी, 1 दशक से अधिक पहले साजिश रचकर। स्वाभाविक रूप से वीर उन्हें अपना काम नहीं करने दे सकता था। वह इस दिन का इंतजार कर रहा था। सत्यनाग के लिए परीक्षण केवल जन्मजात प्रतिभा को ही नहीं बल्कि स्वभाव, संबंध, योगदान और इसी तरह के सभी पहलुओं को देखता है, वृद्ध मुकुंद ने वीर को बताया। तुम्हें कला केसरी अकादमी भेजना भी इसलिए था ताकि तुम बाहर निकलकर कुछ दोस्त बनाओ, न कि हर समय हम बुजुर्गों के साथ ही रहो। वृद्ध बोबदेव ने व्यंग्य किया, खुद को मजाक मत बनाओ, प्रतिभा निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी सब तो बस मेवे हैं। यहाँ से जाओ, वीर को गुमराह मत करो, वृद्ध मुकुंद ने सख्त निगाह से कहा। हा, वृद्ध बोबदेव जोर से हंसे। वीर चुपचाप मुस्कुराया, दोनों वृद्धों की मजाक सुनता रहा। थोड़ी देर बाद दूसरे वृद्ध की मछली पकड़ने की छड़ी की रेखा झटकी, किसी ने चारा लिया था। जैसे जैसे सूरज शाम में डूबता गया और सितारे नदी के किनारे आकाश में टिमटिमाने लगे, शाम नजदीक आने के साथ वीर ने वृद्ध बोबदेव द्वारा पकड़ी गई एक राक्षसी मछली को पकाया, एक बारबेक्यू तैयार किया जो 3 पुरुषों और एक नन्ही रोमिल के लिए रात का खाना था। 3 दिन बाद संध्या कंगालपुर नगर से थकी हुई दिख रही थी। गश्तदूत के रूप में उसका काम पूरा हो गया था और उसने अस्थायी रूप से अपने आधिकारिक कर्तव्यों को एक तरफ रखकर रिपोर्ट करने के लिए कला केसरी अकादमी लौटी। उसे पहले ही पता चल चुका था कि वीर और अन्य साथी निर्धारित समय से पहले लौट आए थे और अब तक वे किंगझाओ वापस आ गए होंगे। वीर द्वारा प्रदर्शित शक्ति के बारे में सोचते हुए उसने गुप्त रूप से दांत पीसे। उसने श्वेत श्याम कक्ष में अपने अध्ययन के वर्षों के दौरान हर तरह के प्रतिभाशाली लोगों को देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब उसका सामना उस जैसे किसी व्यक्ति से हुआ था। इसने कुछ हद तक उसे झटका दिया। संध्या, जैसे ही संध्या श्वेत श्याम कक्ष में वापस आकर अपने दादा को वीर की स्थिति की सच्चाई से रिपोर्ट करने की तैयारी कर रही थी, वह इत्तेफाक से प्रीति से टकरा गई, जो हॉल के बाहर से गुजर रही थी। अपनी दोस्त को देखकर संध्या ने अपने कदम धीमे किए। प्रीति, दोनों की उम्र में सिर्फ 3 साल का अंतर था और वे 1 दशक से अधिक समय से एक दूसरे को बहन के रूप में जानती थीं। तुम इतनी जल्दी वापस आ गईं?
क्या काम सफल रहा? तुम्हारा सामना किसी महान दानव से तो नहीं हुआ? संध्या की थकी हुई स्थिति देखकर प्रीति ने धीरे से पूछा। महान दानव सुनकर पहाड़ की चोटी पर ऊंचाई पर पड़े साफ सुथरे ढंग से व्यवस्थित दानव शवों की छवि संध्या के दिमाग में कौंध गई, जिससे उसका रंग थोड़ा बदल गया। क्या हुआ? प्रीति भी थोड़ी हैरान दिखी। क्या ये हो सकता है कि वह वास्तव में एक महान दानव से मिली थी? कुछ नहीं, संध्या ने हल्के से सिर हिलाया और फिर अचानक एक विचार के साथ पूछा, प्रीति, क्या वीर और उसका समूह पहले ही वापस आ गए हैं? हम आश्चर्यचकित। प्रीति को इतने सालों से संध्या का शांत स्वभाव पता था, उसकी बाहरी लोगों के प्रति उदासीनता और उसकी सामान्य चिंता की कमी। वली परिवार के 2 युवा राजकुमारों के बारे में क्यों पूछेगी? अचानक उसे याद आया कि उन दोनों को सौंपा गया कार्यस्थान भी कंगालपुर नगर ही था। क्या उन्होंने तुम्हारे लिए परेशानी पैदा की, तुम्हारी मुश्किलें बढ़ाईं? उनमें से एक के बारे में सोचते हुए, जो अपने लापरवाह व्यवहार और कक्षा में सोने के शौकीन के लिए जाना जाता था, प्रीति ने हल्के से भौहें चढ़ाईं और आश्वस्त करते हुए कहा। आखिरकार वह एक प्रतिष्ठित परिवार का युवा राजकुमार है जिसे लाड़ दिखाना पसंद है, इसे व्यक्तिगत रूप से मत लेना। संध्या एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर सिर हिलाया और बोली, नहीं, कंगालपुर नगर में एक बड़ी घटना हुई थी। अगर वीर ने कार्रवाई नहीं की होती तो शायद मैं वापस भी नहीं आ पाती। क्या? प्रीति हक्की बक्की रह गई, संध्या को अविश्वास से देखती रही, ये सोचते हुए कि क्या उसने गलत बोला था। संध्या को उसकी प्रतिक्रिया पर आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा लगा कि उसकी बहन अभी तक वीर की ताकत से अनजान थी। उसने संक्षेप में बताया कि कंगालपुर नगर में क्या हुआ था। सुनने के बाद प्रीति स्तब्ध होकर संध्या को देखती रही। 15 ली क्षेत्र, वह उस लड़के की छवियां जो कक्षा के दौरान चैन से सोया करता था, प्रीति के दिमाग में कौंध गईं। अगर उसे सही याद है तो प्रवेश के समय उसकी दर्ज उम्र थी 14 साल। प्रीति की हैरान अभिव्यक्ति देखकर संध्या मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, उसे अकथनीय खुशी का एहसास हुआ। ऐसा लगा कि वह अकेली नहीं थी जो डर गई थी। उसके चेहरे की थकान भी काफी हद तक दूर हो गई क्योंकि उसने प्रीति को हाथ हिलाया। मैं पहले रिपोर्ट करने जा रही हूँ। इसके साथ वह खूबसूरती से मुड़ी और चली गई। अपने होश में वापस आकर प्रीति को अचानक ज्ञान हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि वीर ने कभी कक्षाओं में भाग नहीं लिया या युद्ध कला रैंकिंग में हिस्सा नहीं लिया। ऐसे स्तर के साथ वह दूसरों को खुद पढ़ा सकता था। हालांकि ऐसा साधना स्तर होने के बाद क्या उसे वास्तव में कला केसरी अकादमी में शामिल होने की जरूरत थी? वह उलझन में महसूस हुई और उसने अगली बार वीर से मिलने पर और पूछताछ करने का फैसला किया। कुछ ही दिनों के भीतर अल्फा अकादमी से अकादमी के कार्यों के लिए भेजे गए शिष्य एक एक करके वापस आ गए थे। प्रीति ने शिष्यों को इकट्ठा किया ताकि वे इस दौर के कार्यों पर उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकें। उत्कृष्ट प्रदर्शन निस्संदेह दोनों राजकुमारों के नेतृत्व वाली टीमों से आया, जिन्होंने 15 क्रेडिट के सबसे कठिन कार्य चुने थे और एक सर्वसम्मत टीम वोट में पूरे अंक प्राप्त किए थे। इसके अलावा उन्होंने कार्यों के दौरान यशस्वी कार्य स्थापित किए, दानव दमन विभाग को महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने में सहायता की, क्रमशः एक तृतीय श्रेणी योग्यता और एक द्वितीय श्रेणी योग्यता प्राप्त की। जहां तक प्रथम श्रेणी योग्यता की बात है, वे युद्धग्रस्त सीमावर्ती क्षेत्रों के बाहर मुश्किल से मिलती हैं। यहां तक कि द्वितीय श्रेणी योग्यताएं भी काफी आश्चर्यजनक थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि उनका भी शहर पर दानव के हमले से सामना हुआ हो? शरद और यश ने आपस में फुसफुसाए। यश ने तिरछी निगाह डाली और धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता। ये संभव है कि दानव दमन विभाग बस उनके साथ कृपा कर रहा हो, मूल योग्यता को उनके नाम कर रहा हो, या शायद जिस जगह वे गए थे उसका उनके परिवारों के प्रभाव से कुछ लेना देना हो। चुप। शरद चौंक गया और जल्दी से उसे चुप रहने का संकेत दिया। यश को भी अपनी अविवेकता का एहसास हुआ। शाही परिवार के पीछे की जटिल राजनीति कुछ ऐसी नहीं थी जिस पर उन्हें चर्चा करनी चाहिए। भले ही इन 2 राजकुमारों का पक्ष नहीं लिया गया था, वे अभी भी शाही खून के थे और कौन जानता था कि एक दिन वे महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। 2 राजकुमारों से परे अगले सर्वश्रेष्ठ कलाकार राजेश और रमेश थे, जिन्होंने सबसे कठिन कार्य भी लिए और एक टीम के रूप में पूरे अंक हासिल किए, हालांकि उन्होंने कोई अतिरिक्त योग्यता अर्जित नहीं की। अन्य कुलीन परिवार के शिष्यों के चेहरे के भाव अलग अलग थे, कुछ आपस में फुसफुसाए, कुछ उनकी ताकत की प्रशंसा की, जबकि अन्य ने निजी तौर पर व्यंग्य किया, अविश्वस्त होकर उनकी सफलता का श्रेय संबंधों को दिया। हालांकि वे सिर्फ किशारों में थे, उन्होंने पहले ही स्थिति में अंतर से लाए गए विशाल असमानताओं को देखा था और यह अंतर उन्हें अधिक समझदार और सांसारिक बनने में मदद करेगा। ये दोनों। अर्जुन ने देखा कि राजेश और उसकी बहन की अध्यापिका प्रीति द्वारा प्रशंसा की जा रही थी। एक शांत मुखौटा के बावजूद उसकी आंखें शायद ही अपनी खुशी को छिपा सकीं। वीरानी अब भी ठीक थी, लेकिन जब अर्जुन ने रमेश की बांह को पट्टी में लपेटा हुआ देखा, स्पष्ट रूप से घायल लेकिन फिर भी संतुष्टि से मुस्कुराता हुआ, तो वह सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। रमेश की ताकत और स्थिति को देखते हुए ऐसी चोटें शायद कार्य में उत्कृष्ट होने की बेसब्री के कारण थीं। दिखावटी रमेश की तुलना में अर्जुन वीर के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका।
वह वीर के साथ खेलना पसंद करता था, न केवल इसलिए कि उनकी पृष्ठभूमि समान थी, बल्कि इसलिए भी कि वह वास्तव में वीर के बारे में हवा की प्रशंसा करता था। इसका वर्णन कैसे करें? वीर ने एक बार इस्तेमाल किए गए कुछ अजीब शब्दों का उपयोग करते हुए, ये सब अहंकार के बारे में था। क्या तुम चाहते हो कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या तुम कोई और प्लॉट देना चाहोगे? तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नॉवल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए जेएस नॉवल वर्ल्ड की अद्भुत दुनिया के साथ।